बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए दिन के साथ, नया दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नई ट्रांसमिशन है। हमारा नया दिन यूजुअली अब स्टूडियोज के अंदर ही शुरू होता है, 4 बजे शुरू होता है। तुलू ही तब होता है ऐसे लगता है, क्योंकि आजकल तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी स्टूडियोज में ही तमाम हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ों ने ना इनको शायर बना दिया है। वैसे तो नहीं, मैं शायर तो पहले से था, थोड़ा सा ऊपर रहा, लेवल ऊपर चला गया। मेरा मामला ये है, मैं शायर तो नहीं, लेकिन आगे भी बोलो ना, जब से देखा मुझको शायरी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेलकम करते हैं रमजान और हम में आज भी कोशिश करेंगे अच्छा हमारा साथ रहे। ये आयशा यूसुफ है, ये इमरान हसन है और 22 रमजान हो चुके हैं, 22वां रोजा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। जो आखिरी अशरा है, तीसरा अशरा, वो भी पूरे खुशू व खुजू के साथ। कोशिश पूरी ये है, बाकी अल्लाह ताला इबादत कबूल करने वाला है। वो हमारा ये अशरा जो है ये भी रहमतों और बरकतों के साथ जारी है। हमारी पूरी कोशिश होती है वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आएँ जो आपको पसंद भी है, जिससे आपकी रहनुमाई भी हो, जिससे आप इंस्पायर भी हो और जो आपकी सेहत का ख्याल भी रखे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के दिन की मुनासबत जो है ना, उस यौम पाकिस्तान से हम आगाज करना चाहेंगे। 23 मार्च 1940, आपको पता है, यौम पाकिस्तान, वतन से तजदीद अहदे वफा का दिन। हर साल मैं इसको यही कहती हूँ क्योंकि मुल्क भर में यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया जाता है और इस मरतबा भी मनाया जा रहा है। और मुल्क भर में यौम पाकिस्तान में जो मिली जोश और जज्बा देखा जाता है ना, वो बाकी दिनों की निस्बत मुझे थोड़ा सा कम लगा है। आज उसकी वजह एक रमजान भी है, दूसरा जारी बात है लोग कुछ थोड़े परेशान भी हैं, हल्के फुल्के। पहले से बेहतर है वैसे। आज का दिन हमें इस अहद की याद कराता है कि आज के दिन हमने किस तरीके से डिसाइड किया था कि हमने एक अलग मुल्क बनाना है मुसलमानों के लिए। और हर जो गुजरने वाला दिन है ना, वो इसकी याद कराता हमें चला जाता है। और जिस तरह हम भारत के अंदर सूरत हाल देखते हैं, द वे दे ट्रीट देयर माइनॉरिटीज, तो इस दिन की सिग्निफिकेंस हमारे लिए और बढ़ जाती है। वन मोर थिंग, वो रेजिलियंस हमें आज का दिन याद कराता है कि वंस यू डिसाइड समथिंग, आपके बुजुर्गों ने जब ये फैसला कर लिया कि उन्होंने एक अलग स्टेट बनानी है ब्रिटिश से अलग होकर, तो फिर उन्होंने कर दिखाया। एक मरतबा जब उन्होंने कमिटमेंट की, उन्होंने फिर अपनी भी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। अच्छा, इसके ऊपर हमने पूरा सेगमेंट करना है, बात करेंगे किस किस को सिविल अवार्ड्स मिले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज इवेंट जो है, उसकी तैयारियां जारी है। हमारा ब्रांड, पाकिस्तान का ब्रांड 10 साल का हो गया। PSL X की बात हम करेंगे। अब तो X के चर्चे हैं हर तरफ भाई, कहीं स्टारलिंक के चर्चे और कहीं PSL X के चर्चे हैं। दिस ईयर सीम्स एन X years। आपको बताएं कि आपको वैसे पता ही, हमसे ज्यादा पता है क्रिकेट के बारे में। बेहतर है कि आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज ना देखें और सिर्फ PSL का वेट करें, तो आप ज्यादा खुशगवार रहेंगे। मैं इंतजार कर रही थी कब आप उस तरफ आएंगे। मैं रह नहीं सकता ना, अब इंटरनेशनल टीम को कैसे भूल जाएं। अब ये नहीं तो ये अच्छी, क्या हमारा काम खबर देना है। PSL जो है ना, वो हम हुकूमत थोड़ी है कि सिर्फ अच्छी बातें करें, हमारा काम खबर देना। और खबर ये, पाकिस्तान की टीम आज फिर न्यूजीलैंड से मैच हार गई है, बहुत बुरी तरह हार गई है और सिलेक्शन वंस अगेन नाकाम साबित हुई है। वो चाइना का खिलौना बन गई है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, ये वाली बात है। अब मैं PSL की बात कर लेता हूँ। PSL 10 आने को नहीं, अब निकाल लिया ना, वो बाहर तंग कर देती हैं। आप कहती हैं अच्छी बात करें, ये बहुत गुस्से में है। बहरहाल जी, हम PSL की बात कर लेते हैं। PSL की बात करने दें इमरान मुझे। PSL जो है ना, वो शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, अगले महीने से शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और ये ब्रांड के ऊपर वी टेक प्राइड इन इट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए जीते भी हैं बहुत से मुकाबले। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है, जिसकी वजह से इमरान थोड़े से ज़रा दिल बर्दाश्ता हैं, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं नज़र आ रही है। न्यूजीलैंड की बात करें, इस वक्त पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, तो वहाँ पर जो जूनियर खिलाड़ी हैं, हमें लगता है ऐसा कि उनको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए। बट अगेन, आपकी फ्रस्ट्रेशन आई कैन अंडरस्टैंड। इसके ऊपर अब हम थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। घंटे के बाद फ्रस्ट्रेशन समझने के लिए। फ्रस्ट्रेशन की खबर थी। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज HBL PSL X की जो ट्रॉफी है, वो मुख्तलिफ जगहों का सफर करते हुए समंदरों की तहों से निकलकर माशाल्लाह आज हमारे स्टूडियोज पहुंच गई है। हम न्यूज़ के, जो हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। एज आयशा सेड, हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारा प्राइड है। और ये हम आपको कोई फाइल फुटेज नहीं दिखा रही है, लाइव हमारे साथ मौजूद है। इधर पड़ी है ट्रॉफी, दिस हैवीवेट ट्रॉफी, और लुमिनारा इसका नाम है। जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, जितनी देखने में हसीन है, फील भी इसकी बहुत ही मजे की है। जो इसको लिफ्ट करेगा कैप्टन, उसको भी और ही मजा आएगा। एंड इस ट्रॉफी के साथ जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खेला है, उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत सर्विसेज दी हैं। और मुझे बताने दीजिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हुए आज इस ट्रॉफी के साथ हमारे साथ नन अदर देन पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इमाद वसीम स्टूडियोज के अंदर मौजूद है, वेयरिंग द सेम रेड यूनाइटेड वाला कलर। वेलकम इमाद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सिंस इमाद सेट के रोजा लग रहा है, कम बोलना है, हम कम बोलेंगे लेकिन हल्की फुल्की गपशप लगाएंगे। कैसी फील है? 3 दफा चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड रहा है, चौथी ट्रॉफी आ गई भी है, व्हाट्स द फील? Look,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन होने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और ऑब्वियसली बात है, आप यू आर द टीम टू बीट। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ द टीम टू बीट दिस ईयर। सो होपफुली हम कोशिश ये करेंगे कि इसको चौथी दफ़ा भी हम ही उठाएं। आप लेके आए तो वापस ना करें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक वी हैव द टीम टू डू इट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तैयारियां वगैरह जो है ना वो कब से शुरू हो जाती हैं PSL की, और इस वक्त कहाँ पर पहुंची हुई है तैयारी, स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, और कौन कौन से नए खिलाड़ी हैं साथ टीम में आज? लुक, स्ट्रेटजी तो ऐसे उस टाइम पे बनती है जब कैंप लगते हैं। सो बिफोर द टूर्नामेंट एक वीक पहले कैंप लग जाता है, तो उस वक्त स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल ये लोग इसी तरह हम लोग लड़के सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा रेहान भाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें बहुत फोकस करते हैं कि कौन कौन से लड़के कहाँ कहाँ से सेलेक्ट करें। सो हमारी कोर टीम हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रही है। PSL की सबसे बेस्ट कोर टीम होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हमारे पास हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा हम फाइनल या उससे नीचे खेलेंगे। अच्छा, वजह क्या है जो इंशाल्लाह 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL जीता? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सो डिफरेंट about Islamabad The United? kind of cricket we play aggressive cricket. जो हमारा ब्रांड है क्रिकेट खेलने का वो यही है कि जिस तरह T20 क्रिकेट दुनिया में खेली जा रही है हम उसी को फॉलो करते हैं और एग्रेसिव खेलते हैं। ये हमारा रिजल्ट इसलिए आए हमारे पास। ठीक है। और हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले सीजन से लेकर मिसबा भाई ने जब उसको लीड किया और फिर अब आखिरी सीजन तक कोई बहुत बड़े बिग नेम्स की तरफ नहीं जाता है। अपना उसका एक माइंडसेट है, अपना एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक यूनाइटेड की एडमिनिस्ट्रेशन रहती है और वो जाती है। आपका एक्सपीरियंस बाकी टीम्स के भी साथ भी रहा है, कराची के साथ भी आप कराची के साथ खेले और बड़े लंबे अरसे तक खेले। तो यूनाइटेड का माहौल उस लिहाज से आपको कैसा लगा फर्स्ट? और ये जो टीम सिलेक्शन का माइंडसेट है, कहीं आप लोग यानी कि टीम मैनेजमेंट के जहन में ये नहीं आता कि यार बड़े नाम हैं, क्राउड पुलर्स हैं, उनकी तरफ जाएं? यूजुअली इनका इंतखाब वो नहीं होता। व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी? देखें, क्राउड पुलर वो तो एक चीज़ है, ऑब्वियसली बात है, जिसने परफॉर्म किया। इंटरनेशनल प्लेयर्स मेनली। जी बिल्कुल। आई थिंक यूनाइटेड की सबसे अच्छी चीज़ इनका माहौल है, एटमॉस्फेयर है। जैसे एज अ फैमिली ये लोग रहते हैं। क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने जब ज्वाइन किया था तो आई वॉज अ बिट नर्वस, बट मैंने रेहान भाई के साथ पहले काम किया हुआ था, तो मुझे पता है कि उनकी सोच किस तरह की है। सो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पे इंजॉय करेंगे। लेकिन हम सुनते रहते थे कि यूनाइटेड का माहौल बहुत अच्छा है और इंजॉय करते हैं। डबल माइंडेड while switching from Karachi? नहीं, I wasn't. अच्छा, कराची किंग्स के अंदर you were the captain, जी, राइट? तो वहाँ कैप्टनसी से यहाँ पर आना और यहाँ पर शादाब कैप्टन है, यू थिंक इससे बड़ा फर्क पड़ता है एक टीम की कैप्टनसी छोड़कर दूसरी टीम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक कैप्टनसी एडिड प्रेशर आपकी गेम पे लाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन एडिड प्रेशर भी है। और मैं उस स्टेज पे आ गया था कि आई वाज लाइक कि अब मुझे रिलैक्स करना है, मतलब नए लड़के ग्रूम भी करने हैं लेकिन रिलैक्स करना है। और शादाब के साथ मैं बहुत पहले से खेलता आ रहा हूँ। हम लोग इस्लामाबाद से भी खेलें, नॉर्दर्न से भी खेलें। सो आई वाज रियली कंफर्टेबल कि मुझे पता है कि शादाब कैसा है, छोटे भाइयों की तरह है। कैसे कप्तान है शादाब? वेरी गुड लीडर। उसका माइंड बहुत अच्छा है। क्रिकेटिंग टर्म्स को हम जैसे कहते हैं कि दिमाग बहुत तेज चलता है, सेम एज आगा। आई थिंक आगा हमारा कैप्टन है पाकिस्तान टीम का भी। सो आई होप कि आप जैसे गुस्सा हो रहे थे, थोड़ा टाइम लगेगा, नए लड़के कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आयशा, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे और ट्रॉफी लिफ्ट करने की ख्वाहिश थी आपकी। इफ यू कैन लिफ्ट इट लाइव, थोड़ा सा पता चले। आयशा इज गोना ट्राई। अच्छा, पहले तो ये भी दिखा देते हैं कि ये वाकई में हमारे स्टूडियोज के अंदर मौजूद है। आयशा, ध्यान से, बहुत भारी है, भारी है, मुझे डर भी लग रहा है। खुदा अगर मेरी अहमाद की हेल्प चाहिए तो हम आपको करेंगे, प्लीज उठाने की कोशिश करते हैं। ट्रॉफी उठाने की, नहीं उठा लोगी? हाँ, उठा लो। चलो, ओके। ये देखिए जी, असल में मौजूद है हमारे स्टूडियोज के अंदर एंड ये वाकई में 10 kg की है। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी नाजुक भी मुझे लग रही है। अच्छा, वाकई 10 kg की है? उससे ज्यादा है? मुझे लगता है उससे ज्यादा है। आई डोंट नो, कहा तो 10 kg की है, क्लोज टू 15 लग रही है मुझे। क्या बात है जी। हमारे स्टूडियोज के अंदर ये मौजूद है, पूरे पाकिस्तान से घूमती घुमाती, कराची, लाहौर और अभी इस्लामाबाद में आ गई है। कोशिश अब ये है कि मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूंगी। ये इस्लामाबाद से है, आप बता दें। ऑलवेज इस्लामाबाद, जीत का रंग लाल है। चले जी, लाल, ये लाल रंग हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ी टीम कॉम्पोजिशन पे बात करें। सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन क्या है टीम को लेकर और प्लेयर्स को लेकर? कौन है जिसपे सबसे ज्यादा एज मैच विनर्स नजर है आपकी, बीइंग सीनियर प्लेयर? आप कैसे, अपने अलावा आप तो परफॉर्मर हैं, आपने तो किया है लास्ट सीजन में भी, बट इस दफा
कॉम्पोजिशन ऐसी बनती है कि सब अपने अपने रोल को जस्टिफाई करें और कोशिश करें कि जो कोच कैप्टन आपको रोल देता है उसको क्लियर होना चाहिए मैसेज, और आप वो कोशिश करें। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। हम तो ऐसे ही खेलते हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था कि आई वॉजंट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन सपोर्ट थी कोचेस की, कैप्टन की, सो एट द एंड इट केम ऑफ। सो नेवर राइट ऑफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय द गेम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा कौन सी टीम है जिसके बारे में आप समझते हैं कि बड़ी अच्छी टीम बनी है? अगर मैं रैंक करवाऊं आपसे टीम सारी बहुत एज एन एनालिस्ट आप रैंक अगर करें? कोयटा बहुत अच्छी बनी है, नंबर 1 पे कोयटा है, अदर देन इस्लामाबाद। कोयटा है। रैंक करें? कराची, देन कराची बेहतर है, नहीं कराची को नहीं दूंगा, लाहौर दूंगा, लाहौर, पेशावर एंड देन कराची। ओके, कराची। मुझे कराची के अंदर आपको ऐसा क्या लग रहा है, बिकॉज आप उस टीम के रिदम को भी समझते हैं, यू बीन द कैप्टन आई बिलीव। आई कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन मुझे जो टीम्स मैंने देखी उसमें ये बेहतर लगी। बेहतर? हाँ जी। अच्छा, ये फैसला जब हुआ वहाँ से यहाँ आने का, तो उसके पीछे कोई खास रीजन थी या यू वर लाइक नहीं, वो आई शुड चेंज नाउ? थोड़ी सी रीजंस भी थी, लेकिन लाइक आई वांटेड टू चेंज। आपने माहौल की बात की, यहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल है इस्लामाबाद में? सो फार यस, सो फार ज्यादा अच्छा माहौल है। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, यहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल है। इस्लामाबाद वैसे इतना खूबसूरत है, ग्रीन है, मजे का है, तो अच्छा ट्रॉफी यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे सारी जिंदगी यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। So I'm from Islamabad. घर से तो प्रेशर नहीं था कि इस्लामाबाद की टीम को ज्वाइन करो भाई, कहाँ कराची में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये हमारी लाइफ ही ऐसी है। अगर आपको कोई टीम पिक कर ले और वो रिटेन कर ले, so they retained me for 8 years, so मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, वन मोर थिंग, घर के अंदर फैन फॉलोइंग चेंज होती है? लाइक इमाद इज प्लेइंग फॉर कराची, तो भाभी माइट बी सपोर्टिंग कराची, ऐसा है कि इमाद ने स्विच कर लिया तो वो स्विच कर लेंगी या नहीं? उधर फैन बेस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, आप जिस चैनल में जाएंगे भाभी ने फिर वही चैनल देखना हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, नए स्टेडियम्स बने हैं पाकिस्तान में, कैसा फील हो रहा है? उनके अंदर पहला PSL हो रहा है, कजाफी के अंदर, नेशनल के अंदर, क्या फील है? कोई, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, जितनी मुझे पता है, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम किया है PCB ने, स्पेशली लाहौर का। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ जाके मैच खेलूँ, क्योंकि जब आप मैच खेलते थे तो क्राउड आपके साथ बहुत दूर होता था, तो वो इंटरेक्ट नहीं होता था। बट आप दुनिया में कहीं और जाके खेलते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो क्राउड बहुत करीब होता है, तो आप एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लाहौर में जाके खेलने के लिए, क्योंकि मैंने देखना है कि उसकी वाइब क्या है। मुझे जितनी भी सुना है कि वाइब बहुत ज़बरदस्त है। हमने भी ये सुना चाहिए, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में डिप आया है परफॉर्मेंस का, हमारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर्स को तो चले कहते हैं ना और मौका देना चाहिए, हमारे सीनियर्स भी परफॉर्म नहीं कर सके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस पहले क्या थी, फिर एक्सपीरियंस क्या कर रहे थे, महसूस क्या कर रहे थे आप परफॉर्मेंसेस देखकर? क्योंकि हम तो बहुत हार्ट ब्रोकन थे, दिल बर्दाश्ता थे, कभी कभी रोने का भी दिल करता था, लेकिन हमने कहा चलो। आपके फेलोज तो बड़ा क्रिटिसाइज किया उन्होंने, मोहम्मद आमिर एंड ऑल। नहीं, लाइकवाइज आई थिंक हो जाता है, अच्छा बुरा हर जगह हो जाता है। ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज़ ना करें, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, एज एन एनालिस्ट आपको सोल्यूशन देना चाहिए, रादर देन सिर्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। तो जो क्रिकेट के लोग बैठे हैं उनको सोल्यूशन देना चाहिए। सो आई थॉट कि हम राइट वे पे नहीं जा रहे, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। जो ये न्यूजीलैंड से अब ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, आई थिंक कोई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राइट वे पे जाना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस जब आएगा तो सीखेंगे, लेकिन तरीका यही है खेलने का। अच्छा। हमने कभी भी 200 चेज नहीं किया 17 ओवर में या 16 ओवर में, आप देख लें। जी। और हाईएस्ट पावर प्ले था 6 ओवर में 75, कभी भी नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें जब चेंज होती हैं तो उसको टाइम लगता है, एकदम सब चीजें नहीं आ सकती। अब हमने वो राइट ट्रैक इस न्यूजीलैंड सीरीज से इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन इमाद ले लिया है आपके ख्याल में? सिलेक्शन देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्सनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस मर्जी को खिला दें, आप बाबर रिजवान को खिला दें या आप साइम फखर को खिला दें, तरीका एक होना चाहिए कि हाउ टू टेक द गेम ऑन वाइट बॉल क्रिकेट में। तो तरीका एक हो और जो इम्प्लीमेंट करे वो टीम में रहे, जो इम्प्लीमेंट ना करे वो टीम से बाहर चला जाए। लेकिन आपका तरीका जो दुनिया क्रिकेट जहाँ पे जा चुकी है उस तरह की आपको वो चीज़ सीखनी है और वो चीज़ ही करनी है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपने तरीके से खेलेंगे या हम लोग रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे। अब आजकल चेंज होना भी तो ज़रूरी है। आपने कहा सोल्यूशन देना चाहिए, तनकीद करें लेकिन साथ सोल्यूशन भी दें। यू थिंक जो मैनेजमेंट है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन की भी, या इवन हमारे क्रिकेटर्स, आर दे रिसेप्टिव उन सोल्यूशंस के लिए जो दिए जाएंगे? या नहीं, देखें कोई देता है? हर जॉब के लिए
एक बंदा उस तरह का होना चाहिए जो उस चीज़ को, कुछ खिलाड़ी जो है ना उनके बारे में ये भी आया था, मैं बाबर की बात करती हूँ कि एटीट्यूड जो है ना, बहुत सारे हमारे जो कोचेस भी रहे हैं जो चले गए यहाँ से, उन्होंने कहा कि ये सुनते नहीं हैं, हम इनको बताते भी हैं, कोई टेक्निक पे काम करने की बात करते हैं। मैनेजमेंट का काम प्लेयर को मैनेज करना है, मैनेजमेंट का काम कंप्लेंट करना तो नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, मुझे प्लेयर मैनेजमेंट करना है, मुझे मेरा काम है उससे काम निकलवाना। मेरा काम ये नहीं है कि वो सुनता नहीं है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई प्लेयर भी ऐसा होगा। ये आई थिंक अपनी जॉब बचाने के लिए भी करते होंगे। आपको देखें, आपको काम करना चाहिए तो हक सच के साथ करना चाहिए। एक दूसरे पे डालना ये हमारी नेचर तो है कि यार मुझसे नहीं हुआ तो आपसे हो गया, इससे गलती होगी। ब्लेम खुद लेना चाहिए। ठीक है। ये बात फिटनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी टीम का, हमने अक्सर देखा है। नॉट एनीमोर। और नॉट एनीमोर। आई मीन बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हम ऐसे क्रूशियल मौकों के ऊपर भी रिमेंबर वर्ल्ड कप के अंदर एक तो होता है कि ड्रॉप कैचेस फिर हादसाती तौर पे हो जाना चले, जैसे साइम की इंजरी हुई, लेकिन उसमें भी वी स्टिल बिलीव कि शायद हम उतने वेल ट्रेंड नहीं है कि हम उन इंजरीज को अब्सॉर्ब कर सकें, ऐसा लगता है। बट सिंस यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपके ख्याल में कोर इशू है कहाँ पे? क्या हमारे पास वो ट्रेन स्टाफ नहीं है, या हमारे प्लेयर्स की वो लाइफस्टाइल नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि फिटनेस का ताल्लुक इंजरी से नहीं, इंजरी आपको कभी भी हो सकती है। ठीक। अब फ़खर को जैसे इंजरी हुई है, वो इंजरी यूजुअली होती नहीं है, उसका फिटनेस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया के देखें, कोई फास्ट बॉलर नहीं आया, वो सारे इंजर्ड थे। आप न्यूजीलैंड के देखें, आप इंडिया के देखें, बुमराह नहीं था। सो यू नो, प्लेयर की इंजर्ड होने से आप ये नहीं कह सकते यार हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो हमारी टीम की कॉम्पोजिशन खराब हो गई। आपको तरीका, मैं हमेशा कहता हूँ आपको तरीका एक ही खेलना चाहिए। अगर आप आज से लेके अगले वर्ल्ड कप तक इसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह आप अभी कोशिश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली यू विल फाइंड अ वे हाउ टू परफॉर्म। तो जब यू विल फाइंड अ वे, तब आप बैठ के मैच देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं। हम सब ने तीसरा मैच देखा जो पाकिस्तान ने जीता, हमने इंजॉय किया, काफी अरसे बाद हमें खुशी मिली। लेकिन जीतने का भी एक तरीका है, जिस तरह वो जीते हैं उसका मजा है। मैं ये हमेशा कहता था, और टीम में भी होता था, मेरे काफी कॉन्फ्लिक्ट रहे, आपको शायद पता ही होगा इस बारे में। तो क्योंकि मैं काउंटीज ज़्यादा खेला हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस जगह, तो उनका माइंडसेट जब मैं यहाँ लाने की कोशिश करता था तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचा जाता था कि यार ये क्या है, रेजिस्टेंस मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन तरीका यही है खेलने का, वाइट बॉल क्रिकेट। ठीक है। अब देखें आप रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने किस तरह चेंज कर दिया सब कुछ। हर चीज़ का एक टाइम होता है। पुरानी सोच के साथ आप नई चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्सेप्ट करके, आप मूव ऑन करके आप एक्सेप्ट करें, बेशक पुराने लोग ही लाएं, लेकिन एक्सेप्ट करके उन्हें बताएं ये तरीका है। सही। दिस इज दैट वाज द वे एट दैट टाइम, 2000, 2010, 2000, इवन 2015 तक। लेकिन 2015 ऑनवर्ड्स नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल। दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली आस्किंग कि वो रिसेप्टिव हैं जिन्होंने सारे फैसले इंप्लीमेंट करने हैं, वो रिसेप्टिव तो होना न्यू आइडियाज को लेकर। मैं यही आपको कह रहा हूँ, जब जिस जॉब के लिए कोई राइट पर्सन अगर नहीं रखेंगे तो मसला होगा। इसके ऊपर हम आते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये तो हमारा कौमी मसला है ना, नॉट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसमें बात करेंगे, हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही है, PSL X, HPL PSL X को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी लुमिनारा इज हियर विद अस, आपको दिखा भी रहे हैं। एंड हम न्यूज़ जो है ना वो इसका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। एग्जैक्टली। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। तस्करा है HPL PSL X का और उसकी जबरदस्त किस्म की लुमिनारा ट्रॉफी हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा बहुत फासला है इससे, जरा इसको करीब लें, दूर नहीं रह गया आपसे। थोड़ी शिद्दत हमें ज्यादा महसूस हो, जीत की लगन महसूस हो। हिद्दत तो महसूस नहीं हो रही, बिग इस्लामाबादी तो मुझे ज्यादा महसूस इसलिए करनी चाहिए बिकॉज 3 दफा हमने जीता है भाई, आउट ऑफ 9 सीजंस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मैं वैसे भी डाई हार्ट सपोर्टर था, तो अब तो और ही अच्छा हो गया कि हम नेटवर्क भी है, तो हम दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे और बाकी की सारे मात पूरी करने के लिए आ गए हैं। इमाद, मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट HBL PSL का आपको जो अब तक याद है वो हमारे साथ शेयर करें आप। पहली ट्रॉफी जब मैंने जीती थी एज अ कैप्टन, वो मेमोरेबल था क्योंकि बहुत प्रेशर था ना, बहुत प्रेशर था कि कराची कभी भी नहीं जीता। तो वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। और उसके बाद जो सेकंड में, ये नहीं कि लास्ट ईयर हमने जीती है, जो मैंने 3 मैच खेले हैं इसके लिए, क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल, तीनों में मैन ऑफ द मैच था। तो मेरे लिए वो ये जो लास्ट सीजन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरी क्रिकेट कैरियर में। यूनाइटेड में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? सारे कोई एक जिसको आप कहें कि आउटिंग में जाना है कि यार इसको नहीं ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होता। सीक्रेट से किसी के ऊपर गुस्सा आया, किसी को कॉल करके बताना हो टीम में से, तो किसी को कॉल करेंगे?
यार आज ये इतना अच्छी बात नहीं की उसने? मैं तो नसीम शाह को अभी कॉल की थी, मैसेज किया था, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देख रहे थे तो जब ऐड करो नसीम, मैंने कहा नसीम मुझे ऐसा मेरे साथ ही रह रहा है भाई। बट वी हर्ड नसीम का तो फोन टूट गया कल, हमें पता चला। हाँ जी, नसीम रिजवान की शॉट से बॉल लगने से ना एक खबर आई कि नसीम का फोन टूट गया। अच्छा, वैसे क्रिकेट में हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ओवरऑल? ओवरऑल आमिर के साथ, क्योंकि मैं बहुत अर्सा बचपन से हम लोग साथ खेलते रहे हैं, आई थिंक 2005 से। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले भी इकट्ठे लिए। हाँ, वी गेट अलोंग रियली नाइसली अबाउट क्रिकेट भी और इन जनरल इन लाइफ में भी। और यू हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द सीजंस ऑफ पीएसएल। जी जी। तो पीएसएल प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगता है न्यू कमर्स के लिए? कितने मौके देता है न्यू कमर्स को? जैसे आप यहाँ से शादाब निकले, यहाँ से मतलब अनगिनत प्लेयर्स हैं जो यहाँ से निकले, सो प्लेटफॉर्म पीएसएल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, स्पेशली T20 फॉर्मेट को लेके। पाकिस्तान ने जो चीज़ ये निकाली है, पाकिस्तान सुपर लीग, क्रेडिट देना चाहूँगा उस वक्त के उन लोगों को जिन्होंने ये फर्स्ट स्टेप लिया था, और फर्स्ट स्टेप सबसे डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट होता है। सो उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट जो मिले हैं प्लेयर्स को, विच इज़ रिमार्केबल, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ खेलते थे और पीएसएल नहीं खेलते थे, तो फाइनेंशियली आप एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर I went through these things, so जब PSL हुआ अच्छा, एक बड़ा पॉइंट, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हैं हम, दो क्या बड़े पॉजिटिव हैं। आप कह रहे थे ऑफ कैमरा भी बात कह रहे थे कि टीम को टाइम देना चाहिए, हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, नए प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली दे टेक टाइम, लेकिन उसके बावजूद एक मोमेंटम बना है हार का। पिछले वर्ल्ड कप में हम बहुत बुरा यूएस से हार गए, लोग बड़े डिसहार्टेंड हो गए, इंडिया से भी हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए, रिसेंटली कुछ सीरीज हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब भी न्यूजीलैंड में। उसका असर अल्टीमेटली बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस के ऊपर इमाद हो रहा है। आई एम वन ऑफ देम, यानी कि जो लोग बड़े डेडिकेटेड क्रिकेट व्यूवर्स थे, यू बिलीव इट और नॉट, मैंने न्यूजीलैंड पाकिस्तान इस सीरीज की एक बॉल भी नहीं देखी, जस्ट बिकॉज कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इतना बुरा हम परफॉर्म कर रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब पीएसएल को एक्चुअली उठाते हैं फैंस, कोई भी किसी भी मुल्क की लीग फैंस की वजह से होती है, तो ये हमारी जो नेशनल टीम की बुरी परफॉर्मेंस है, क्या ये लीग को भी इम्पैक्ट कर रही है या कर सकती है? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मैं हमेशा जहाँ पे भी होता हूँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में। मीडिया और जिस तरह के एनालिसिस आपने एनालिसिस बिठाए हुए, आई थिंक उनका बहुत रोल है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप जो बोलेंगे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि क्रिकेटर तो कभी ऐसे नहीं चाहेगा कि कोई ना करके देखे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट सबके हार्ट में। मैं खुद एक क्रिकेट फैन, देखिए मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ, एज अ क्रिकेट प्लेयर तो आप अलग करें, मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ। मैं ना चाहूँ भी तब भी मैं देखूंगा, ना चाहूँ मैं तब भी स्कोर देखूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। असल में दुख पता है क्या, अब जैसे आप यहाँ पे हैं, इस वक्त भी स्टूडियो में 10 लोग आपको खड़े होकर फिल्म कर रहे हैं, अदर देन द मेन कैमरास, बिकॉज दे लव यू। जी, क्रिकेटर्स को या क्रिकेट को लोग प्यार करते हैं, जिस चीज से आप प्यार या जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट टीम को बहुत ज्यादा हम नहीं करते। जैसे हम यूएस से सुपर ओवर में हम हार गए, यू रिमेंबर, कॉम हर्ट होती है। अब वो कोई मेरे ख्याल में ठीक है, जीत हार हिस्सा है, लेकिन आपको एक ही मैच में 2 अपॉर्चुनिटीज, वन ऑफ द मोस्ट न्यू टीम इन द वर्ल्ड आपको मिली, और आप वर्ल्ड चैंपियन है, तो फिर कॉम की मायूसी तो बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं कॉम से ये कहना चाहूंगा कि इवेंचुअली हम राइट डायरेक्शन पे मुझे लगता है कि हम निकल पड़े, अनलेस और अनटिल कि आप कुछ नए प्लेयर्स को बली का बकरा बना के तो फिर आप उसी तरह की क्रिकेट खेलें। सो इवेंचुअली हम एक राइट ट्रैक पे चले गए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं चाहता था कि टीम ऐसे स्टार्ट करे खेलना, एंड वी सी के होता गया, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट ने 2015 में ये चेंज किया था, और शुरू में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 साल डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में वाइट बॉल में। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो ये कर रहे हैं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज ये बता रहा हूँ कि अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो अगले 2-3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यू करने वाली टीम होगी, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह वो स्किल हैं, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत बैकवर्ड है। अभी हम कुछ जो चीज़ चेंज करें तो उसको करने दें, और मैं सबसे कौम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें और इन्जॉय करें इसको, और इवेंचुअली जब आप बुरे वक्त में सपोर्ट करेंगे तो अच्छे वक्त में
आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी टीम को। इमाद, तो सिर्फ हमें खिलाड़ी जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिप चल रहा है, सिर्फ खिलाड़ियों को ब्लेम करना काफ़ी है? ये जो चेंज इन मैनेजमेंट, कोचेस चेंज होना, सेलेक्टर्स चेंज होना बार बार, ये भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा? पॉलिसी चेंज होती है बार बार? देखिए, सारा काम ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से कभी स्टार्ट कोई चीज़ नहीं होती। प्लेयर को ब्लेम करना बहुत ईजी है कि उसने कैच छोड़ दिया, उसने ऐसे खेल लिया, उसने ऐसे खेल लिया, लेकिन जो पूरी आपकी सारी स्ट्रेटजी बनती है मैनेजमेंट की तरफ से, सेलेक्टर्स की तरफ से, अगर आप वो प्लेयर ही सेलेक्ट ना करें जो उस काबिल नहीं है, ठीक, तो आप उनको वो रोल कैसे दें? तो आई थिंक ये सेलेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पहले से जब एक दो सेलेक्टर आए थे जिनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी और उन्होंने आके लैपटॉप खोल के सारा कुछ कर दिया था, तो उस वक्त से सारा इन द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर इस मरतबा, इस सीजन के अंदर कोई नए खिलाड़ी, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इंडक्शन हो रही है उनकी, जो आउटस्टैंडिंग हो और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है? कुछ दे के जाए ना। आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैथ्यू शॉर्ट के लिए। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, हमारा ओवरसीज प्लेयर है। रिकवर कर लिया उन्होंने? आई होप सो, अभी पता नहीं है। और एक और एंड्रयू गॉस जो यूएस का एक प्लेयर है जिसने हमारे खिलाफ रन्स किए थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन है, बेसिकली ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है, और वो बहुत अच्छी लीग्स खेलता है दुनिया में। तो मैं उसके साथ भी खेलूं, उसके खिलाफ भी खेलूं दुनिया की लीग्स में। अच्छा, तो मुझे जो गेम स्ट्रैटेजी को फर्क है यूनाइटेड की इस दफा? हमारी पेसर्स को लेकर या ओपनर्स को लेकर कुछ नहीं, हमारी गेम एक ही है कि जाओ और खेलो। ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए तो आपको ये डिसएडवांटेज नहीं हो जाता? दूसरी टीम को पता चलता है इनकी यही स्ट्रैटेजी है, तो फिर वो काउंटर स्ट्रैटेजी आसानी से बना लेंगे। आप जाके खेलें, आगे देखी जाती है। हम लोग ऐसे सोचते नहीं, हम लोग बहुत एग्रेसिव टीम है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी टीम मीटिंग में हम कहते हैं कि यार अगर एक ओवर में 12-15 रन कर लिए तो अगले ओवर तक सिंगल लेके चले जाओ, उसी में इनिंग्स खत्म करना है। तो हमारी टीम इस तरह खेलती है हमारी नेशनल, और विच आई एम प्राउड। एंड व्हाट अबाउट द कोचिंग स्टाफ, कोचेस वगैरह? कोचेस बहुत ज़बरदस्त। माइक हैसन है, न्यूजीलैंड के, आईपीएल भी उन्होंने किया था, आरसीबी के कोच थे, and one of the very good coaches. And lastly, how's the feel being at Hum Network, Hum News? Very good. कैसा लगे? थोड़ी हमारी तारीफ भी करें भी। जबरदस्ती की तारीफ करें हमारी। This was the first time I've been here. आपका स्टूडियो तो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग तो वाकई बहुत अच्छी है, और आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम टीवी आगे सलामत रहे, यही सुनना चाहते थे हमारी बात। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सीजन। लुमिनारा, ये ट्रॉफी हमने आपके सामने रख दिया जी, इस्लामाबाद वाले भी देख लें और दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि हम नेटवर्क जो है वो मीडिया ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है PSL X का, और ऑल वी वांट HBL PSL एंड ऑल वी वांट कि बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, और सारे लोग जो है ना जबरदस्त किस्म की क्या कहना चाहिए उनको एंटरटेनमेंट मिले। सो इस्लामाबाद United and Hum Network is going to be together in HBL PSL X. Let's see what comes out. Keep your fingers crossed. Break लेते हैं। रमज़ान और हम में आपको खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से। यौम पाकिस्तान है और इस मौके पर गवर्नर हाउस में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब हुई। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे, जो शख्सियात थी, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया और एजाज़ात भी तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड से हम कह सकते हैं उससे वाबस्ता शख्सियात को एजाज़ात दिए, जिनमें गुलकारा फरिया परवेज़ जो थी उनको भी सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। हम न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुजम्मिल सोहरवर्दी को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, और दीगर कई शख्सियात थीं जिनके अंदर हामिद राना को दिया गया एक तमगा, शीबा हसन अदाकारा जो हैं उनके नाम भी एक तमगा रहा। इसके साथ साथ सहाफ़ी सलमान गनी को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक की बात कर लें, मुनीब कामरान की, कामरान शाहिद, उनको भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कॉलीग भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, मिल सोहरवर्दी साहब। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। एक तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इस एक्सपीरियंस के बारे में, इस एहसास के बारे में ज़रा जानते हैं, जब एक सिविल अवार्ड किसी शख्सियत को मिलता है तो कैसा महसूस होता है। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसे एहसासात हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ एहसासात बहुत अच्छे हैं, और अब आपको मतलब मुझे कुछ 34 साल हो गए हैं जर्नलिज़म करते हुए, और मैंने 34 साल कोई और काम नहीं किया, सिर्फ सहाफ़त ही की है। तो अगर आपके कोई रिकग्निशन हो आपके काम की, और आपके काम को किसी सतह पर भी रिकग्नाइज़ किया जाए, तो आपका हौसला बढ़ता है और आपका मज़ीद काम करने को दिल चाहता है।
और मुझे ये अवार्ड मिलने में तो हम न्यूज़ का बहुत कलीदी किरदार है, क्योंकि मैं उसका प्राइम टाइम शो खबर और तजिया कर रहा हूँ। और इस शो ने और हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की है, और इसमें हम न्यूज़ का बहुत ही कलीदी किरदार है, जिसको किसी तरह भी मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ज़ोहैर साहब, ये भी बताइए कि एक सहाफ़ी के लिए सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान में तो आसान नहीं हैं। जिस तरह का एटमॉस्फेयर है हमारा, उसके बीच में रहकर अपना काम करना और फिर यहाँ तक पहुँचना, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस सफ़र के बारे में कुछ अगर आप हमसे शेयर करें। इस सफ़र के बहुत नशेब व फराज हैं जी। मैंने तो एक जूनियर रिपोर्टर से काम शुरू किया है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की सारी उम्र, और प्रिंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक किया है, डिजिटल किया है, ऑल फॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म मैंने की हैं और करता हूँ। लेकिन ये आग का दरिया है और चल कर जाना है। इसमें बेरोज़गारियाँ भी हैं, इसमें सख्तियाँ भी हैं, इसमें ऑफेयर्स भी हैं, इसमें आपको मतलब हर वो सितम ज़रूर मेरे ऊपर से गुजरा है जो हर सहाफ़ी के ऊपर से गुजरता है। मेरा सफ़र कोई आसान नहीं रहा है। इसमें फाके भी हैं और इसमें खुशहाली भी है, इसमें बेरोज़गारी भी है और रोज़गार भी है। ना मैं ये कह सकता हूँ मैं मुसलसल रोज़गार में रहा हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ मैं मुसलसल बेरोज़गार रहा हूँ। तो ये एक मुश्किल सफ़र है, ये कोई आसान प्रोफेशन नहीं है। तो मौलवी हम क्या कहें, आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी का इसमें आपको कीमत अदा करनी दिन आज ही है या इससे पहले भी कोई है? कोई हमसे शेयर करें आप, आज आपका बड़ा दिन है। जी, मैं समझता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरे इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। ये जो आज मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है, मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में अगर आप बात करें, जो मेरी जर्नलिज़म है, मैं उसमें बहुत अच्छे दिन भी आए हैं, स्कूप्स भी दिए हैं, ख़बरें ब्रेक भी की हैं, एक्सक्लूसिव्स भी दिए हैं, लेकिन इससे बड़ा दिन कोई नहीं है जब आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाए और आपको एक आला सिविल एजाज से नवाजा जाए। कोई ऐसी स्कूप या खबर, इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है? कोई ऐसा स्कूप या खबर जो आपको लगता है एक टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में, बीइंग सहाफ़ी, जिसने आपको आपके काम को बड़ी तक़वियत दी, बड़ा हेल्प किया आपको टू बी समथिंग? मैंने 9/11 के बाद अफ़गान वॉर कवर की, मैंने मकबूजा कश्मीर को बहुत क्लोजली कवर किया, और उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसमें तो बहुत ही मैंने काम किया है, और मेरी बहुत सी सियासी ख़बरें आप ऐसी कह सकते हैं जो एक रही हैं, और उनका मुझे क्रेडिट मिला है अपनी जगह। लेकिन ये एक सफ़र मुसलसल है, ये कोई एक दिन के मतलब एक दफ़ा की बात नहीं है। तो रोज़ आप जो है आप शो करते हैं, आप ये बताएं कि जो शो आपने कल कर दिया है वो तो माजी है, बात तो आज के शो की होगी। हमारे प्रोफेशन में कल की कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल ऐसे। और मुज़म्मिल साहब, गुजरे हुए कल की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी सीनियर सहाफ़ी ने लिखा था कि एक जो सहाफ़ी है ना, वो फ़िक्र मुआश और फ़िक्र मुआशरा में उलझे हुए लोग होते हैं। उनको मुआशरे की भी फ़िक्र होती है और अपने मुआश की भी फ़िक्र होती है, कुछ पता नहीं होता कि क्या हो जाए कल को। अच्छा, इन द एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और हमारे कोलीग भी हैं, हम आपसे सीखते भी हैं। इस वक्त जो जर्नलिज्म पाकिस्तान के अंदर चल रही है मुज़म्मिल साहब, उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि ये तो स्पोक्स पर्सन रह गए हैं कुछ सियासी जमातों के। आई एम श्योर आप तक भी कुछ इस तरह की कोई बातें पहुंची होंगी कि ये किसी एक सियासी जमात को ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते हैं या उनके हक में बोलते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हर सहाफ़ी की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन जब आप खबर दे रहे हैं तो आपको फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम खबर में अपने नज़रियात डालेंगे तो वो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है, क्योंकि खबर जो है वो उसमें फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स जो हैं वो गैर जानिबदार और ट्रू होने चाहिए। हमारे जो सहाफ़ी खबर में मसाला लगाते हैं ना, वो डिस्टॉर्शन हो जाती है, मतलब फजूल ऐसी खबर जिसका वजूद ही नहीं है और वो खबर दी जाती है। बिलखुसूस यूट्यूब जर्नलिज्म की ज़रूर बात करूँगा कि ऐसे थंबनेल्स पढ़ने को मिलते हैं जिनका हकीकत से कोई वजूद नहीं होता, तो उसने जर्नलिज्म को बहुत पोल्यूट किया है। लेकिन मैं जर्नलिज्म को रेगुलेट करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुनिया भर में जर्नलिज्म को रेगुलेट किया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम खुद सहाफ़ी इसकी रेगुलेशन पर आज तक किसी मैकेनिज़्म पर एग्री नहीं कर सके हैं। आप दिन मगरबी ममालिक की हमें मिसाल देते हैं, जर्नलिज्म को वहाँ भी रेगुलेट किया जाता है, कानून मौजूद है, कानून के दायरे में की जाती है,
और शुतर पे मुहार जर्नलिज्म तो आज़ादी इजहार और चीज़ है और शुतर पे मुहार एक अलग चीज़ है। ठीक है, आप जब खुद को किसी आहार कानून से मुबर्रा समझें, साहब दोनों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है ना। एक तरफ अगर हम सहाफ़ी हजरात को देखें या पाकिस्तान के अंदर होने वाली जर्नलिज्म को देखें, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हमें नजर आती है, और फिर दूसरी तरफ जहाँ पर रेगुलेट करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाती है। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से हम अग्री करेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक मुजम्मिल साहब आपको तमगा इम्तियाज़ हासिल करने पर। हम नेटवर्क की तरफ से भी आपको मुबारकबाद भी आपको ओन करते हैं, और ये तमगा जो है ना ये हम सब के लिए, हम नेटवर्क के लिए एक तमगा है, और इसकी इज्जत जो है ना डेफिनेटली आपकी भी है, वो हमारे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे करियर जो है पूरा, उसके बारे में सारी बिल्कुल जबरदस्त। चले हम ब्रेक से पहले, बल्कि एक सेगमेंट हमारे कुछ मेहमान हैं जो मौजूद हैं, थोड़ी देर से हमारे पास मौजूद हैं, पेट भी करें और बहुत स्पेशल मेहमान हैं। तारुफ जब आप से उनका कराएंगे तो आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि जहाँ से भी हमें बहुत रेलेवेंट मेहमान इन बरकतों और रहमतों की सातों के मुताबिक मिलें, जो कि उनको जस्टिफाई करें, उनके साथ चलें, उनको आप तक हम पहुँचाएँ। इन सातों में कुरान करीम की जो तिलावत है वो दिल को एक तसल्ली, एक तरावत, एक सुकून, तस्कीन, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करे बख्शती है, बल्कि रूहानी पाकीज़गी का बाइस बनती है। इस वक्त मेरी दाईं तरफ जो एक शख्सियत मौजूद है, बहुत रूहानी शख्सियत है। इनका ताल्लुक़ कुरानी उलूम से है, तिलावत की दुनिया से है, ईरान से इनका ताल्लुक़ है, और ईरान के मुमताज़ कारी है मुज्तबा मोहम्मद बेगी, कारी मोहम्मद मुज्तबा बेगी। इन्होंने मुख्तलिफ़ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तिलावत के मुकाबलों में नुमाया पोजीशंस हासिल कर रखी हैं। इंतहाई पुरसोज़ आवाज़ है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनके अपना जो अंदाज़ है, ईरानी स्टाइल है, उसमें ये तिलावत करते हैं, और जब करते हैं दिलों को मुनव्वर करते हैं। चूंकि कलाम ही ऐसा है और फिर अंदाज, तो इनके साथ हमारे साथ इनके ट्रांसलेटर भी मौजूद हैं, ज़ुहैर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो उर्दू को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए ज़ुहैर हम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, फारसी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने ज़ुहैर को बिठाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर एंड विजिटिंग पाकिस्तान। ऑफिशियल वेलकम to you, to Pakistan and on our show. I wish we could wish you in Persian because we unfortunately don't know. So सबसे पहले हमारा एक बेस्ट विशेस का पैगाम इन तक पहुंचाएं अपनी अल्फाज में, खुशामदीद कहें, वेलकम कहें। خیلی خوشحالیم که امروز تشریف آوردید در برنامه ما. پاکستان اومدید، چطور دیدید پاکستان و یه معرفی کوچیکی از خودتون بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم که در جمع مردم عزیز، خونگرم، متدین و با صفای پاکستان و شهر اسلام آباد هستم و این رو توفیق میدونم. امسال ماه مبارک رمضان خب توفیق شد ما به این کشور سفر کنیم. هر سال در ماه مبارک رمضان کشورهای مختلفی میرفتیم. امسال در این ایام توفیق شد و به برکت قرآن تونستیم که با زحمات عزیزان در ایران به این کشور سفر کنیم و به تلاوت قرآن و آموزش تلاوت قرآن بپردازیم. मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान का विज़िट किया, यहाँ इस्लामाबाद आया। इस साल अल्लाह ने चाहा कि मैं मुख्तलिफ़ रमज़ान में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात मुख्तलिफ़ मुल्कों में करता था। इस साल मुझे ये एज़ाज़ मिला कि मैं पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे कुरान के तिलावत करूँ और लोगों को कुरान के हवाले से पहचानूँ और उनको बात करूं कुरान के हवाले से। हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है। एक तो अब इससे पहले कि तिलावत कलाम पाक फरमाएं बेगी साहब, थोड़ा सा हमें बता दें क्या तिलावत करने जा रहे हैं, और क्या कोई अंदाज के हवाले से भी अगर थोड़ा सा हमें बता दें कि ये क्या है हमारे देखने वालों के लिए, और फिर तिलावत میگن تلاوتی امروز برای ما آماده کردید و سبک تلاوتتون چی هست؟ خواهش میکنم. من انشالله آیاتی از سوره مبارکه الرحمن رو تلاوت میکنم. قبلش یه دعایی که دعایی هست برای ماه مبارک رمضان، اون دعای ورود به ماه مبارک رمضان رو انشالله میخونم، چند تا مقطع کوتاه، و بعدم تلاوت سوره الرحمن. بیشتر سبکی که من میخونم تو سبکی که استاد شهاد محمد انور هست. فرما رहे हैं कि मैं आज सूरे अर्रहमान की कुछ आयतों का तिलावत करूंगा। उससे पहले माह मुबारक के रमज़ान के हवाले से जो दुआ है उसको पढ़ लूँगा, उसके बाद तिलावत सूरे अर्रहमान। उसके साथ साथ मैं जो यूज़ करता हूँ वो शहाद अनवर मोहम्मद अनवर की उनका स्टाइल। अच्छा, वैसे तो हम पर्शियन डेफिनेटली नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, वो उर्दू नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, लेकिन एक चीज़ जो हमें जोड़ती है, हमारे दिल साथ धड़कते हैं, तिलावत कलाम पाक, इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़। बेशक बेशक, प्लीज़। اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
افترضت على عبادك فيه الصيام وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पुरसोज क्या आवाज़ है, क्या खूबसूरत अंदाज आवाज़ है, और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मैं पूछूं कब से तिलावत का शौक़ इनको पैदा हुआ और कब से कर रहे हैं؟ میگن از کی شوق تلاوت تو داشتید و چند سال تلاوت قرآن کریم میکنید؟ خب ما بچگی تقریبا از 7-8 سالگی وارد بحث تلاوت قرآن شدیم و تلاوت قرآن رو آغاز کردیم و به صورت حرفه‌ای تقریبا از حدود 20 سالگی خیلی حرفه‌ای‌تر قرآن رو دنبال کردیم. تقریبا 20 سال هست که حرفه‌ای تلاوت قرآن میکنیم و حالا به کشورهای مختلف سفر کردیم، مسابقات مختلف رو شرکت کردیم و کسب رتبه کردیم. الحمدلله همه هم به برکت قرآن هست. خدا رو شکر. फरमा रहे हैं कि मैं बचपन से ही कुरान से मानूस था और मैं 7-8 साल के एज से ही कुरान सीखना शुरू किया, तिलावत कलामुल्लाह मजीद शुरू किया और प्रोफेशनल तौर पर मैं 20 साल के बाद ही प्रोफेशनल लाइन में आया और कुरान को प्रोफेशनल तौर पर शुरू किया पढ़ना। उसके साथ साथ अभी 20 साल हो रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा हूँ, मुख्तलिफ मैं इवेंट्स उसी के लिए तरफ जा आ रही थी। बहुत से अवार्ड्स भी नाम किए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक जीत चुके हैं؟ چه رتبه‌هایی رو کسب کردید، مقاماتی رو دارید؟ ما در مسابقات بین‌المللی مختلف شرکت کردیم، مثل مسابقات بین‌المللی کشور ترکیه، مسابقات بین‌المللی کشور کویت. در اون مسابقات رتبه ممتاز رو کسب کردیم. در مسابقات मैं कुवैत गया, मैं मिस्र गया, मैं तुर्की गया, वहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशन हासिल की, कहीं पे फर्स्ट आया, दूसरा आया। माशाल्लाह। दुनिया भर में कुरान मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा जा रहा है। ईरान या ईरानियन एक अपना अंदाज़ है जो मैंने महसूस किया। पाकिस्तानी कुर्रा जैसे कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसको और ईरानी कुरान क्या कोई मुमासलत देखते हैं? कितनी मुनासबत लगती है, कितना ताल्लुक़ लगता है؟ میگن در کشورهای مختلف قرآن به سبک‌های مختلف خونده میشه. تو ایران خودش یه سبکی داره. شما چطور میبینید؟ آیا تقابلی یا هماهنگی بین قرآن خوندن در ایران و در پاکستان هست؟ بله، ما الحمدلله امسال که به کشور پاکستان سفر کردیم یه کلاس دوره آموزشی تخصصی ویژه قرای خوش صدا و خوشخوان پاکستان داشتیم که 5 روز بود این دوره و هر روز به صورت کارگاهی بود، ورکشاپ، و هر روز با اینها تمرین می‌کردیم. بسیار صداهای خیلی خوش، خیلی خوب داشتن و استعدادهای خیلی ناب که میتونستن هر کدومشون بهترین قاریان جهان اسلام بشن و بسیار صداهای خوبی در اینها دیدیم که از سبک‌های مختلف هم تقلید میکنن. خیلی نزدیک از تلاوت‌ها نزدیکتر شده علاوه سطح فنی به تلاوت کشورهای مختلف که تلاوت قرای ایرانی. و الحمدلله من می‌بینم در این قاریان که به زودی قاریان مطرح جهان اسلام بشن انشاءاللہ. इस साल मुझे ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान आया और यहाँ पे मैं 5 दिन के वर्कशॉप किया। जो टैलेंट लोग हैं, जो कुर्रा है पाकिस्तानी, तो उनको मैंने ट्रेंड किया और मैंने देखा कि वाकई में इतना टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये खुश आवाज़ लोग जल्द अज जल्द एक इंटरनेशनल क़ारी कुरान बनेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मुझे लगा कि बहुत सतही तौर पर पाकिस्तान और ईरान के एक साथ ताल्लुकात भी है और उसके अलावा कुरान के हवाले से भी बहुत नज़दीक, पड़ोसी भी तो हैं, नेबर्स भी तो हैं। इससे पहले कि हम खत्म करें जाते जाते चंद आयात। अच्छा, मेरी फरमाइश है सूरह दुहा जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, चंद आयात उसकी अगर सुना दी जाए। और साथ ही हम आपसे ब्रेक की भी इजाज़त चाहेंगे। इस तिलावत के बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश आमदीद एक मरतबा फिर रमज़ान और हम में मुख्तलिफ टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं और स्पेशली उस तरह के टॉपिक्स जिनको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मसला है उसके असरात, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही वल्नरेबल कंट्रीज़ में से एक है, अब वो नज़र आना शुरू हो गए हैं उसके असरात, और वो पानी की शदीद किल्लत का सामना जो है ना वो हमें करना पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि रवा साल पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने भी कहा है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। और इसकी इंटेंसिटी का आइडिया इमरान हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर अब इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई। लेट हो गया, इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और खुशी का जो इंडेक्स है, हमने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात की थी, उसमें हम 110वें के आसपास हैं, और जहाँ खुशकी की बात है तो उसमें 10वें के आसपास हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मंगला डैम का तस्करा कर लें, डेड लेवल पर पहुंच जाएंगे कुछ ही दिनों में। तरबेला और मंगला दोनों हमारे बड़े रिजर्वायर्स हैं। इसी तरह पानी की कमी के बाद जो रवा साल रबी की फसलें हैं रिपोर्टेडली शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। हम गरीब मुल्क हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह का फजल आए। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और 40% बारिशें ओवरऑल कम हुई ही हैं। हमारे साथ इस वक्त वाटर एक्सपर्ट हैं और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट डॉक्टर शफकत मुनीर साहब मौजूद हैं। हमने कहा ज़रा इनसे पूछते हैं, इनसे हेल्प लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करके हम इस सिचुएशन से कंपैरेटिवली बच सकते हैं या बेहतर तौर पर डेंजरस स्टेटस है राइट नाउ पाकिस्तान का। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हाउ आर यू? आप ठीक हैं? आप बताइए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक इशू रेज किया। देखिए, पानी लाइफ लाइन है किसी की भी। अगर आप इस वक्त, मैं थोड़ा सा तज़किरा करता हूँ कि इस वक्त दुनिया में क्या सिचुएशन है, फिर पाकिस्तान में आते हैं। दुनिया भर में इस वक्त अगर आप ये देखें कंजम्पशन के हवाले से पानी की जो कमी हो रही है उसकी पहले हम डाटा देख लेते हैं कि कंज्यूम कैसे हो रहा है। 72% पानी जो है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है पूरी दुनिया में। फिर नंबर 2 पे इंडस्ट्री आ जाती है, सनत जिसको हम कहते हैं, 15% है। और इसी तरह जो हम डोमेस्टिक यूज जैसे घरेलू सार्फिन है अपने आम इस्तेमाल में जो हम लेते हैं वो 13% है। 13%। ये ग्लोबल है। अच्छा, इसमें फिर नीचे 2 हम इसको बाइफरकेट करते हैं कि जो तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उनमें पानी की खपत जो है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता, अगर आप टेक्सटाइल ले लें या बाकी इंडस्ट्री लें उसमें पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क है, जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर कंट्री है, हम पानी का 80 से 90% एग्रीकल्चर में लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम। इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही है, डोमेस्टिक पूरी नहीं हो रही। अब सवाल ये कंपोजिशन शुरू से ही ऐसी है हमारी कि अभी जो लेटेस्ट फिगर में आप दे रहा हूँ 2025 की जो रिपोर्ट है वाटर डेवलपमेंट के हवाले से, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2025 की, इसको देख रहा। मैं इससे आपको 30 साल पहले लेके जाता हूँ। 30 years ago मैंने एक आर्टिकल लिखा था। उस वक्त आपको शायद याद हो, मुस्लिम में एक अखबार होता था, पता नहीं आपने कभी देखा नहीं।
उसमें मैंने आर्टिकल लिखा, उस वक्त मैंने आर्टिकल लिखा था कि नेक्स्ट यानी जब हम 2025 में होंगे, जो कि ये साल है, उस वक्त हम 17 मुल्कों में होंगे जो वाटर स्केयर्स कंट्री होंगे। माय गुडनेस 30 years back that was also based on a scientific study। आपको पता रिसर्च, और वो यही मैं उस वक्त जर्नलिज्म में था और रिसर्च कॉम्बिनेशन के साथ डेवलपमेंट जर्नलिज्म कर सुनी आपकी बात या पढ़ के किसी ने कोई उसके बाद तो उसमें थोड़ा सा लोगों ने क्रिटिसाइज ज्यादा किया। वैसे फ्रैंकली सुनी होती तो फिर ना पहुंचते ना। सीरियस किसी ने नहीं लिया। ओह माय सीरियस नहीं लिया। अभी मैं जी ये प्रॉब्लम अभी मैं पिछले दिनों जब एक जगह मैंने कहा कि यार देखें वो आर्टिकल किसी ने अगर कहीं नोट किया कि देखा वो साइंटिफिक स्टडी थी, वो उस वक्त कर रही थी। उस पैटर्न क्या थे, पैटर्न देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जैसे हमने कहा ना, एक तो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है, दूसरा पॉपुलेशन। अब आप ये देखें पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो पाकिस्तान में थी वो किसी ज़माने में 30-40 साल पहले काफ़ी बेहतर थी। अब जो एक थ्रेश होल्ड है यानी 1000 मुकाब मीटर का, हम उससे बिलो चले गए। अच्छा, यानी पर कैपिटा जो एक हमें पानी मिलना चाहिए हम उससे बहुत नीचे चले गए और बड़ी तेज़ी से और नीचे जा रहे हैं। तो इसमें दो बातें नोट करने की कि पानी, एक तो जब हम पानी की बात करें हम फ्रेश वाटर की बात करें, इसको फिर अगर आप देखें कि ड्रिंकेबल जब बना देते हैं इसको, वो रेशो क्या है पूरी दुनिया में, तकरीबन 1/5 2.2 अरब लोग ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। फिर उसके साथ इसके इशू को ना आप सैनिटेशन के साथ जोड़ें, क्योंकि जो फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं और उसकी कंजम्पशन पहले हम डोमेस्टिक और उस पर आ रहे हैं, फिर मैं आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाऊंगा। अब अगर इसको आप देखें तो 3.5 बिलियन पीपल, 3.5 अरब लोग दुनिया में सैनिटेशन की जो सहूलतें हैं, गैर महफूज सहूलतें, उनकी वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर। थोड़ा इसको स्क्वीज करें टाइम की नाजुकी को देखते हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आज से 30 साल पहले भी हमने नहीं लिए और इस सिचुएशन तक पहुंचे, और आज भी फिर हम प्रिडिक्ट करने में हमें मुश्किल नहीं है कि हम अगले 10 साल में कहां होंगे। अभी और करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें जो है ना पानी को फ्री फॉर ऑल नहीं समझना चाहिए। पानी को हम जैसे फ्रेश वाटर है, आप देखें इसको हम गार्डनिंग में यूज कर रहे हैं, फ्रेश वाटर को हम कारें साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं, फ्रेश। चलो ये सारी चीज़ें भी हम करते भी रहे ना, तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन में आएगी। सबसे बड़ा इस्तेमाल जो पानी का फ्रेश वाटर, जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब आप देखेंगे सोलर का आ गया है, अब लोगों ने सोलर ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए, धड़ाधड़ पंपिंग हो रही है। फिर आप ये देखें जितनी अल्टरनेट वाटर फिर क्या हो सकता है? अल्टरनेट इसका तरीका ये है कि आप वाटर रिचार्ज का, पाकिस्तान ने भी एक पूरा नेशनल प्रोग्राम शुरू किया। रिचार्ज का मतलब होता है ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को बढ़ाना। उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो जो पानी फ्लड का आ रहा है उसको मैदानी इलाकों में, या ऐसी जगह जहाँ उसको हम नीचे सीव करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, ये रिचार्ज का है। दूसरे हम छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। जो बड़े डैम का कॉन्सेप्ट है वो पहले भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होके पॉलिटिकल हुआ, अब वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा डैम बनाते हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा। अब सरिया सीमेंट ये चीज वो तो चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बड़े डैमों की तरफ जाएंगे, एक तो बात है कि क्या पानी इतना नीचे आएगा हमारे पास, क्या कैचमेंट एरिया में इतनी बारिश हो रही है। आपने जिक्र किया कि ये खुशहाली की बात है, छोटे डैम्स होंगे, छोटे जो डैम होते हैं, चेक डैम, छोटे डैम, या उसको अंडरग्राउंड पानी को स्टोर किया जाए मुख्तलिफ जगह पे। 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई हर सूबे की अपनी डोमेन है। किसी सूबे ने इसमें कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है दैट वी कैन पॉइंट आउट? देखिए मैं अभी जो केपी ने आई रिमेंबर शुरू किया था 2018 ये रिचार्ज का प्रोग्राम है, ये तो अभी वर्ल्ड बैंक इसके साथ हमें सपोर्ट कर रहा है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो जिसको आगे जाना चाहिए मैं समझता हूँ, वो है लिविंग इंडस। ठीक है, लिविंग इंडस इज ए फुल प्रोग्राम है जिसमें के पूरे इंडस के जो इकोसिस्टम है इसको रिस्टोर करने की बात है। लास्ट 1 मिनट तो आप प्लीज इसमें जो उसको इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात है। दूसरा हमें अपनी जो कंजम्पशन बेस्ड वाटर का इस्तेमाल है उसको कम करना है। तीसरा ये कि पानी को हमें प्राइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, और हाइजीन और इसके साथ
सैनिटेशन, इनको जोड़ के SDG 6 जो है उसके टारगेट अगर हम पूरे करें वॉश के हवाले से, उनको हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा। सबसे बेस्ट सजेशन वाज फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब की बड़ी पॉइंट सजेशन है। डॉक्टर साहब किसी और नशिस्त में बैठेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल, ये तो बड़ा सब्जेक्ट, मौजू बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है और पानी के बारे में कहा जाता है कि ये तो ज़िंदगी है, तो अगर इसकी खुश्क साली शुरू हो जाएगी तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि फिर उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल जी, वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर शफकत मुनीर। आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपको याद है ना, हमने एक बहुत बड़ी महफिल सजाई थी जिसमें हमने दोस्तों को बुलाया था, दोस्ती की बात की। तो आज भी हमने इससे मिलता जुलता टॉपिक जो है ना अगला वो हमने चूज़ किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है आपको पता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो जुड़ तो रहे होते हैं, लेकिन हकीकी और मुखलिस दोस्त बनाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हमें नहीं नजर आते फेसबुक फ्रेंड्स हमारे असल फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए, इससे साथ जुड़ी कुछ चीज़ों के लिए हमारे साथ मारूफ माइंड साइंटिस्ट या माइंड साइंसेज एक्सपर्ट कह लें, डॉक्टर मुइज़ इस वक्त मौजूद हैं। इट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, आप इनको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मदद देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये दोस्ती से जुड़ी या रफाकत से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस, इसको हम कैसे एड्रेस करें? पहले हम ये ना सुन लें कि दोस्ती है क्या, व्हाट इज दोस्ती डॉक्टर साहब? ये दोस्ती एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबका। थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये आपके सवाल का जवाब आ गया है ना। अब देखें, आमतौर पर दोस्ती कहते हैं कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई कॉमन चीजें शेयर करते हो, तो उनके अंदर एक ताल्लुक बन जाता है जिसमें वो एक साथ गुजारते हैं, वही बातें करते हैं, वही शौक होते हैं। जैसे कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते थे किसी जमाने में, कुछ लोग मूवीज जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर खाना खाने साथ जाते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं। ये कॉमनैलिटी जो है, ये सिमिलैरिटी जो है, ये लोगों को करीब लाती है। दोस्ती आमतौर पर इसको कहते हैं। मगर हम जब बात कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया की, तो वो वाकई सोशल मीडिया में दोस्ती नहीं होती। देखिए, अब आप दोस्त, एक आपका वर्चुअल दोस्त होगा, एक आपका फिजिकल रियलिटी में दोस्त हो गया। अब वर्चुअल दोस्त जो है वो सिर्फ वर्चुअल ही रहेगा, शायद जिंदगी में कभी काम भी ना आए आपके। और जो आपका फिजिकल दोस्त है वो होगा कि कभी वक्त जरूरत अगर आपको कोई काम आया, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, तो वो दोस्त आपके काम आएगा। अब यहाँ एक सवाल ही पैदा होता है कि दोस्त बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए, उसकी टेक्निक क्या। देखिए, एक चीज याद रखें, मैंने एक दफा एक प्रोग्राम में भी कहा था, एक नौजवान एक पार्क में गया वॉक करने, उसने देखा एक बेंच पे 3 बुजुर्ग बैठे हुए। उनके करीब गया, पहले बुजुर्ग से पूछा, सर आपका नाम, आपकी उम्र? उसने कहा 60 साल। दूसरे बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने कहा नाम बताया और 60 साल। तीसरे बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने नाम बताया और कहा 60 साल। तो उस नौजवान ने कहा, सर जी आप लोग 60 साल के नहीं हो, आप लोग एक्चुअली 20 साल के हो। उन्होंने कहा कैसे? कहता है 60 डिवाइडेड बाई 3, यानी दोस्त बैठे हुए जब होते हैं तो इंसान की उम्र कम हो जाती है। अब दोस्ती इसलिए भी करनी चाहिए कि इंसान की सेहत के लिए, ज़हनी जिस्मानी सेहत साहब, के लिए। लेकिन अच्छे मुखलिस दोस्त बनाए कैसे जाएं? और ये क्या हर किसी की पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं बड़े नेचुरल होते हैं इस मामले में ना, किसी से भी मिलते हैं दोस्त बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको वक्त लगता है दोस्त बनाने में। ये दोनों के बारे में बताया। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि बन जाते हैं या बनाए जाते हैं दोस्त, डॉक्टर साहब। ओके, कुछ हवाले से बन भी जाते हैं, और जितना वक्त गुजरे या कोई ऐसा वाकया हो, किसी इवेंट में आप किसी शख्स से मिलो, उस इवेंट में कोई ऐसा वाकया हो जिससे आप दोनों जो है वो दोस्त बन सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है, कोई बच्चा गिर रहा था या कोई एक्सीडेंट हुआ, वो भी भागा, आप भी भागा, दोनों ने जाके मदद की, अब आपस में एक ताल्लुक बन गया। अगेन कॉमनैलिटी या सिमिलैरिटी जो आती है कि सिमिलर एक चीज हुई। दूसरा, दोस्त बनाया कैसे जा सकता है? देखिए, दुनिया में एक चीज सिखाई जाती है, उसे कहते हैं रेपो बिल्डिंग। रेपो कहते हैं रिश्ते को जी। वक्ती तौर पर आप एक ताल्लुक पैदा करते हैं सामने वाले शख्स के साथ। सेल्स में अक्सर इस्तेमाल होता है कि आप जो आपका बायर है उसके साथ ऐसी आपने दोस्ती पक्की कर ली कि जो आप कह रहे हैं वो वही समझ जाए, और फिर आप जो चीज को बेचते हैं वो खरीद लेता है। उसको खैर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए गलत चीजों के लिए, मगर डॉक्टर साहब, बिजनेस में ज्यादा ये इस्तेमाल डॉक्टर साहब, एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? ये डिबेट बड़ी रहती है, आपका क्या टेक है? देखिए, दोस्त तो लड़का लड़की, लड़की लड़का, कोई भी हो सकता है,
बाज दफा छोटी उम्र के लोग बच्चों को बड़े उम्र के साथ ऐसे जैसे दादा के साथ दोस्ती, नाना के साथ दोस्ती, उम्र में कितना बड़ा फर्क है। मगर ये नहीं, लेकिन मैं उस कॉलेज की दोस्ती के बारे में इन पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ या यूनिवर्सिटी की दोस्ती के बारे में, क्योंकि एक ख्याल ये मौजूद है कि लड़का लड़की जिनका ऑपोजिट जेंडर है वो दोस्त तो नहीं हो सकते, उनके दरमियान कोई मोहब्बत का ताल्लुक हो सकता है, कोई रस्मी ताल्लुक हो सकता है, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। छेड़ रहे हैं ना, ये सबसे अहम मौजू मुझे तो लगता है, फैल जाएगी ये गुफ्तगू, क्योंकि फर्क है। और डॉक्टर साहब मौजूद आदमी इसका जवाब देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक बात आपको बताऊं जी, मर्द और औरत में एक्चुअली जो अपोजिट सेक्स की बात है या नामहरम जो है, उसमें एक्चुअली कभी दोस्ती नहीं होती। नामहरम में कभी दोस्ती नहीं होती, अट्रैक्शन होती है। ठीक है। अब ये अट्रैक्शन किसी लेवल, मतलब बुरी बात नहीं हो सकती। हो सकता है एक क्लास के अंदर दो लोग हो, दो कुलीग हो, आपस में एक मेल हो एक फीमेल हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, स्टडीज में हेल्प करते हो, नॉट नेसेसरली बुरा हो, मगर ये दोस्ती नहीं होगी, एक अट्रैक्शन होगी, एक खास किस्म का ताल्लुक होगा। और उस ताल्लुक में जो एलिमेंट होगा वो ये होगा कि दोनों में कोई चीज मुश्तरक होगी, सेम होगी, या आप कंफर्टेबल भी किसी एक इंसान के साथ ज्यादा महसूस करने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड ये बताइएगा कि गम दोस्ती को ज्यादा मजबूत करता है या खुशी ज्यादा मजबूत करती है? शायराना हो, क्या बात कर दी आपने। देखिए एक चीज याद रखें, गम जो है वो बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो दोस्ती में अगर गम हो तो दोस्ती ज्यादा मजबूत होती है। इंसान गम में दूसरे के करीब आता है, खुशी में करीब नहीं आता। खुशी तो उड़ने वाली पतंग की तरह। डॉक्टर साहब शेर से आगाज किया था ना, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में दोबारा बैठेंगे। आपने शेर से शुरू किया था तो हम शेर पे खत्म करते हैं कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। मज़ेदार पकवान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस सेगमेंट के अंदर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, और वो हमें बताती हैं। कराची से वजीहा सईद हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होती हैं। आज क्या बन रहा है उनके किचन में, उन्हीं की तरफ चलते हैं। वजीहा बताइए, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं सबमरीन सैंडविचेस, जो हम बनाएंगे सबरोसो के चिकन पॉपर से। लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपने हाथ धोऊंगी और फिर दूसरी डिश भी आपको बताऊंगी। डिश नहीं, ड्रिंक बना रहे हैं, क्योंकि लैब बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ हमें किचन में काम करना है, और हाथ हमें धोना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर की, हमारी हेल्थ की बात आती है तो हमें लैब बॉय से हाथ धोने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों के जरासीम ख़त्म कर देता है। ये हमारे हाथों के जरासीम ख़त्म कर देता है। अब मैं अपने हाथ साफ़ हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने ली है इसके लिए फ्रेंच ब्रेड, ठीक है, ये इजीली मिल जाती है। साथ हम इसमें सॉसेस डालेंगे जो हैं चिली गार्लिक सॉस, बारबेक्यू सॉस, केचप, चिली फ्लेक्स, ये मैं डालूंगी। ये मैं स्पाइस के लिए, ये ऑप्शनल है कि आप डालें ना डालें, ये आपके ऊपर है। मस्टर्ड सॉस है, मायोनीज है, ये थाई सॉस है। ये है टमाटर जूलियन कटिंग हमने लिए है, ये आइसबर्ग ली है मैंने, ये मैंने खीरे लिए हैं। जिस टाइप की कटिंग आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ली है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन इंग्रेडिएंट हम तो मैं आपको बताने ही भूल गई, जो हम करेंगे वो मैं भी एंड में आपको बताऊंगी ज़रा सा कि हमें क्या करना है। हमने ऑन किया, ये हम जो है इसमें ऑयल डाल रहे हैं। सिर्फ हमने इसे डीप फ्राई करना है, इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल लिया है। ये आ गए हमारे सबरोसो के चिकन पॉपर्स, जो बहुत अच्छे हैं, और ये इतना हेल्दी फूड है कि इसमें सारी वेजिटेबल्स आ रही हैं। आपके बच्चे खाएं, अफ्तारी में आप बनाएं, नॉर्मल कभी हाई टी पे भी आप बना सकते हैं, आप अपनी हाई टी पे भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको कभी, जैसे कोई रात में आपको भूख लग रही हो ज़्यादा, तो आप कुछ रोटी वगैरह ना खाना चाह रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें खाएँ, ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। ये जी, ये इसकी पैकेजिंग आप देखें, मैं हमेशा बताती हूँ, ये सबरोसो की जो पैकिंग है ना, इतनी पक्की होती है कि हमसे भी कटना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखें जी, ये हैं सबरोसो के चिकन पॉपर्स, और इनका साइज़ देखें। ये हम बनाएंगे, जब खाएंगे ना और जब कटिंग करेंगे आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इनका जो क्वांटिटी है ना, मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है कि ऐसा नहीं लगता
कि कम पड़ जाएंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये हमारे हो रहा है, तो हम देखते हैं। हाँ ये देखिए कितना अच्छा। और मैंने उस दिन भी दिखाया था ना फोक से करके, जो आजकल चलता है कि आवाज़ आती है, बिल्कुल ऑयल नहीं लगता, हाथों में महसूस नहीं होता। इनकी चीज़ें इसलिए मुझे ज़्यादा सुब्रोसो की पसंद है क्योंकि ऑयल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सीना नहीं जलता। ये देखिए, थैंक्स ऑफ सुब्रोसो कि इनकी वजह से हमारे पास हर चीज़ मिल जाती है ईजिली, फटाफट। कि अगर कोई मेहमान आ जाए घर पे और जल्दी से क्या करना है, कोई डिफरेंट करना है, फटाफट इनका बॉक्स खोलो और चीज़ें बना लो। ये देखिए, तो हम ऑयल को पहले नीचे रखते हैं। ऑयल का काम पहले ख़त्म करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ वगैरह जल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसकी कटिंग खोलती हूँ। ये जो है ब्रेड इतनी सॉफ्ट है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतनी, ये फ्रेंच ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड जिससे हम नहीं बनती वो वाली नहीं है। ये हार्ड वाली फ्रेंच ब्रेड नहीं है, सॉफ्ट वाली फ्रेंच ब्रेड है और ये सैंडविचेस के ही काम आती है। इसको हम 1 बाइट भी कर सकते हैं, छोटे मतलब 2 भी कर सकते हैं। जितने पीसेस, जितनी सर्विंग की आपने करनी है वो करें। और किसी की अगर डाइट ज़्यादा अच्छी है तो ये पूरा भी आप वो दे सकते हो उसे। मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम फुल ओपन नहीं करेंगे, हाफ करेंगे। ये देखें ऐसे, इसको हमने बिल्कुल ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम सारे सॉस लगाएंगे अपने। ये हमने मस्टर्ड सॉस डाला। अच्छा, जो सॉस आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद आप उसमें से माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, अब मैं इसके अंदर अच्छा, जिसको जो चीज़ पसंद है वो ज़्यादा भी कर सकता है, वो उसको कम भी कर सकता है और वो उसको निकाल भी सकता है। मुझे थोड़ा जूसी पसंद है और मैं कहती हूँ जूसी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह, क्योंकि ब्रेड ड्राई होती है, जूसी नहीं होती, ये मैं इसमें थाई सॉस डाल रही हूँ। खट्टा मीठा होता है, बहुत मज़े का होता है। केचप भी, और ये चिली गार्लिक सॉस है। अच्छा, मैं इसको अब इस तरफ भी कर रही हूँ ताकि हर तरफ सॉस लग जाए अच्छी तरह। अब साथ ही हम इसमें चिकन रखेंगे। ये देखें कितने अच्छे पीसेस हैं। ऐसी ही चीज़ें हेल्दी खानी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। सुब्रोसो इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि उनकी हमारी हेल्थ अच्छी रहे। हम इसमें जितनी जो चीज़ आपको यूज़ करनी है आप वो करें, खाएं। ये मुझे ज़्यादा हेल्दी इसलिए सैंडविच लगता है क्योंकि इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, बच्चे हमारे खा लेंगे इजी, खुश हो के, क्योंकि सैंडविच है, कोई डिफरेंट चीज़ है। थोड़ी सी हम बस प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसको यूं करके कवर करूँगी। अब हम देखेंगे कि हम इसमें एक एक पीस और रख सकते हैं ताकि मज़े का लगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और इसकी जितनी शक्ल अच्छी लग रही है उतना ये दिल चाह रहा है कि हम खा लें। हमारा अब सैंडविच तैयार है, रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, इसमें जो पीसेस बने हुए हैं हम इसको ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं और आप चाहें तो 2 पीस भी कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 पीस कर रहे हैं इसके। एक हमने थोड़ा बड़ा रखा है और एक हमने थोड़ा छोटा। ये हमारा पीस निकल गया, इसको हम वापस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखें, और इसके साथ ही हम ये
अच्छा, इसको आप जो है उसमें भी क्लिंग फिल्म में भी लगा सकते हैं, बटर पेपर में भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे वैसे से सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, ये हमारा सबमरीन सैंडविच रेडी हो गया है और हमने इसको सर्व भी कर दिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना ड्रिंक, जो एक बहुत मुनफरिद और बहुत मज़े का है, जो अब मैं आपको बताती हूँ। जो रूह अफ़ज़ा से हम बना रहे हैं सोडा मिल्क, क्योंकि इनका आ गया है रूह अफ़ज़ा सोडा, जो बहुत अच्छा है, कैन में आया है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे हम बनाएंगे ताकि हमारा फ्लेवर भी इन्हेंस हो और बहुत मज़े का लगे, क्योंकि अब हमने बहुत शेक बना लिया, आइसक्रीम बना ली, हमने कहा अब सोडा बनाते हैं आज रूह अफ़ज़ा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाफ़ लीटर दूध डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना थोड़ा सा, मतलब एज टेस्ट मैं 3 टेबल स्पून इसमें रूह अफ़ज़ा डालूँगी, क्योंकि मैं चीनी ऐड नहीं करती, क्योंकि ये इसकी खुशबू, इसकी जो टेस्ट, इसका फ्लेवर है ना रूह अफ़ज़ा का, वो मैं ख़राब नहीं करती चीनी डाल के। इसका कैन देखें कितना अच्छी पैकिंग में आया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हमने पूरा कैन डालना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोपरा ऐड करूँगी ताकि थोड़ा मज़े का लगे, डिफरेंट लगे। मैंने ये सारा ही डाल दिया। इसको मैंने अब जल्दी से ग्राइंड करना है। तो ये देखते हैं कितना अच्छा कलर और ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसकी। अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और जब आप इसे पिएंगे ना, दूध सोडा इतना ज़बरदस्त लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इसका सोडा इतने अच्छा इन्होंने नेचुरल निकाला, इतने मज़े का लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं पीने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मली मैंने बताया है, मैं पीती भी रहती हूँ। ये देखें, क्योंकि और रंग कलर भी देखें इसका, मोहब्बत वाला शरबत हमारा रेडी है। तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ एज़ यूजुअल एज़ वी सेड रोज़ आती हैं, रोज़ बनती हैं। आई होप आज भी जो कुछ बना है आपको बहुत ही अच्छा लगा है। सबमरीन सैंडविच एंड रूह अफ़ज़ा दूध सोडा। ओह, ये बहुत ज़रूरी है भाई, गर्मी है ना, तो इसलिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वजिया सईद फॉर दीज अमेजिंग रेसिपीज़। अब हमने क्विक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद के गिरदोनवाब में इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक और रोज़ा, और हमारा सिलसिला इस्लामिक लैंडमार्क्स का, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामिक फ़न तामीर के हवाले से आपको बताते हैं और इन रहमतों और बरकतों के महीनों में कोशिश करते हैं, इस महीने में, इन दिनों में हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आए जो शायद पहले या अमूमी तौर पर आपको सुनने को नहीं मिलती है। दुनिया की अजीम मसाजिद का तस्करा तो हमने किया, आपको याद है हमने आपको बताया था कि हम दुनिया के बुलंद तरीन या दिलचस्प मीनारों का तस्करा भी करेंगे। आज हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं जिस मीनार की बात है, न सिर्फ इस्लामी फ़न तामीर का शाकार है बल्कि तारीख़ और अक़ीदे की अलामात भी हैं जिन मीनारों का हम तस्करा करेंगे। हम मीनार की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी हिस्टोरिक वैल्यू जो है वो क्या है। पहले अशरे के अंदर हमने इस्लामिक थिंकर्स की बात की थी, दूसरे अशरे के अंदर हमने डिफरेंट और यूनिक किस्म की पूरी दुनिया के अंदर जो मसाजिद मौजूद हैं उनकी बात की थी, और कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम आज मीनारों के ऊपर ज़रा बात करेंगे कि मीनार जो है ना, उनकी अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर और ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही, हर रोज़ हमें बताते हैं, हमारी रहनुमा नए नए लैंडमार्क्स हमारे सामने लेकर आते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। हम जब कवर कर रहे थे मसाजिद तो जहन में ख्याल आया कि मस्जिद का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा मीनार भी होता है। अच्छा, मीनार के जब हम एटमोलॉजी पे जाते हैं कि ये हर्फ कैसे बना, तो अरबी का एक जो नार है, या जिसको हम आग कहते हैं, लामा ने भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया, तो ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, तो वो जो नार है, आग है, वहाँ से है शम्मा, रोशनी, चराग गा भी कह सकते हैं। इट मोर वर्क्स लाइक अ बीकन। दूसरा मुझे लगता है कि कोई भी मजहब हो, कोई भी दीन हो, उसके लिए लाजमी होता है कि वो एक पूरे का पूरा कोड ऑफ लाइफ देता है। आप कहाँ रहेंगे, आप कैसे रहेंगे, आपकी इबादत गाह कैसी होगी। तो एक जगह मुख्तस करके वहाँ पर हम कह तो सकते हैं मस्जिद है, मगर हम एक ऐसी इबादत गाह बनानी थी जो पहले के तमाम मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो, मुनफरिद भी हो। सबसे पहली बात कि जो मीनार है ये एक निशानी के तौर पे एक क्यूबिकल को
आप देखें अमूमन मसाजिद जो है वो क्यूबिकल होती हैं और ऊपर गुंबद होता है। तो सबसे पहले गुंबद इतनी दूर से नजर कभी नहीं आता जितनी दूर से मीनार नजर आता है। दूसरी बात कि मीनार की एक वैल्यू ये भी थी कि जिस जमाने में बिजली नहीं थी तो इसके ऊपर ही रोशनी रख दी जाती थी, तो इर्द गिर्द के इलाकों को, जगहों को रोशनी भी मिलती, लाइट हाउस टाइप, बिल्कुल बीकन हम कह सकते हैं। अच्छा, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अजान जो है, अब तो लाउड स्पीकर्स हैं और अब आप देखें कि लाउड स्पीकर्स जो है वो अमूमन मीनार से नीचे भी लगे होते हैं, लेकिन उस जमाने में मुअज्जिन मीनार के ऊपर जाते थे। अच्छा। और वहां से वो अजान देते ताकि दूर दराज इलाकों से थ्रो ज्यादा जाए। जब हम जानते हैं जब ऑडियो ने ट्रेवल करना हो, नीचे खड़े होकर आप अजान दे तो वो दीवारों से लग के, घरों से लग के रुक जाएगी, तो ऊपर जाता था और वहां से वो दूर आवाज को थ्रो करते थे। तो ये तो हिस्ट्री है हमारे पास मीनार की। जो मुझे सबसे हैरानकुन बात लगी मीनार की, वो ये तो हमने जान लिया कि बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, जमीन वालों को आसमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं मीनार की डिजाइन लैंग्वेज चेंज हो रही है। अच्छा, एक बड़ी अजब बात है, जो आज हम पहले 2 मीनार देखेंगे वो दोनों स्क्वायर हैं, दोनों दुनिया के बड़े 3 मीनार है। जब हम मलेशिया और इंडोनेशिया में जाते हैं तो मीनार क्यूबिकल नहीं रहते, स्क्वायरिश नहीं रहते, मगर वो सर्कुलर हो जाते हैं और बारीक होते जाते हैं। जब हम तुर्की में जाते हैं फिर वो सर्कुलर है। इनकी कोई लॉजिक है इलाकों के लिहाज से? इलाकों के लिहाज से। अब यहाँ आपने बड़ी प्यारी बात एक शो में की थी कि इस्लाम एक गाइडलाइन देता है, आपको बांध नहीं देता, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप आगे जदीद दौर के मुताबिक चीजों के अंदर तगय्युर और तब्दीली और हुस्न जो महसूस करते हैं उसको शामिल करते रहो, जमाने के मुताबिक, जमाने के मुताबिक। तो नया राग है, साज बदलेंगे। सो फिलॉसफी वही रहती है कि वो रोशनी भी दे, मुअज्जिन की अजान के तौर पे भी हो, मस्जिद को बाकी बिल्डिंग से मुख्तलिफ भी करके दिखाए, मगर हर इलाका अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करे। तो जो हमने आज 3 चुने, दुनिया के बुलंद तरीन 3 जो मीनार है। इससे पहले कि हम इनको फर्दर डिफाइन करें, थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जो मीनार फिलॉसफी है जिसका तज़किरा कर रहे हैं, क्या, क्योंकि इस्लाम तो एक मॉडर्न मजहब है, इस्लाम तो एक बहुत पुराना मजहब नहीं है, तो उससे पहले से ये लेगेसी है जो कंटिन्यू करी है, इस्लामिक लेगेसी है? देखिए, जो कैसे हम लेंगे, चर्च है उसमें हमें मीनार नजर आते हैं, लेकिन और इसके अलावा जब हम बाकी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो मीनार बनाए जाते थे, क्योंकि जब बादशाहत कायम थी तो बादशाह मरने से पहले कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ते थे। अच्छा। उसकी कहानी आज हमारे जो नंबर 2 मस्जिद हम पढ़ेंगे, जो हम शामिल करेंगे, उसमें भी है कि बादशाह ने सोचा कि मैं जा रहा हूं, जो हम हसन सानी मॉस्क कवर करेंगे, उसमें भी उन्होंने कहा कि यार मैं कोई ऐसी निशानी दे जाऊं जिसकी वजह से कासा बलांका क़यामत के दिन भी याद रखा जाए, इतनी बड़ी ताकतवर और बुलंद मस्जिद हो। तो इससे पहले खुरम जो इबादत गाहें थी इस्लाम से पहले या मसाजिद की तामीर से पहले, उधर ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, मीनारों वाला नहीं था। इबादत गाहों के इबादत गाहें थी, जैसे कि जब हम एहराम मिस्र देखते हैं, और एहराम मिस्र के अलावा जब हम पूरी दुनिया में गोपेखली टप्पे का मज़ारात और ऐसी चीजें देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर मजहब ने एक लैंग्वेज जरूर रखी ताकि उनका मजहब इबादतगाह बाकी इबादत गाहों से मुख्तलिफ और मुनफरिद होती रहे, तो उसमें मुनफरिद करना एक जरूरी होता था। लेकिन जब इस्लामिक आर्किटेक्चर में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने शुरुआत तो काबा से की, फिर हम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े, फिर गुंबद और मीनार वो एक निशानी के तौर पर आगे कि ये मुसलमानों की दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन इबादत के लिए मुख्तस है मुसलमानों के लिए। तो मीनार ने सबसे आम वो काम किया। फिर उस सिग्नलिंग के अलावा मीनार ने बहुत ज़्यादा इफादियत भी दी समाज को, मुआशरे को, लाइट की सूरत में, अजान की सूरत में, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, दूर से नजर आने के लिए। और ये रात के वक्त जब अब तो रोशनी है तो वो बात हमें समझना मुश्किल होती है, उस जमाने में रोशनी इन्हीं के ऊपर लगाई जाती थी। अच्छा, तारीखी तौर पर कहीं इसको अजमत की अलामत भी समझा जाता था, और इसमें क्या कोई किसी किस्म का कंपटीशन भी मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान मौजूद था कि कौन ज्यादा बड़ा मीनार? आज मुझे हैरत हुई कि जो हम तीनों पढ़ेंगे, जो हम शामिल करेंगे तीनों मीनार, वो तीनों ने एक दूसरे के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, तो देयर वाज अ कंपटीशन। देयर वाज अ कंपटीशन। अगर हम आज के तीसरे मीनार से शुरू करें तो ये मलेशिया का था, 1988 में ये सबसे बुलंद मीनार था, और सबसे बड़ा गुंबद आज भी दुनिया में यही है। इसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, और इसकी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गुंबद है आज भी दुनिया के सबसे बड़ा है। इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ से निकला और चला गया मराकेश, कासाब्लांका, जहाँ पे हसन सानी मॉस्क ने उसको तोड़ा, और 1993 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मलेशिया से उठा और वो वहां पे मराकेश में चला गया। लेकिन मलेशिया के पास, मस्जिद के पास अभी भी एक रिकॉर्ड ये रहा कि जो एक ग्रुप ऑफ मीनार जो टॉलेस्ट हो,
वो देखें तुर्की में नहीं है, हमारी शाह फैसल मस्जिद के पास नहीं है, वो भी मलेशिया की इसी मस्जिद के पास है, मस्जिद सलाउद्दीन के पास, कि वो 4 मीनार का एक ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा समझा जाता है। जब हम यहाँ से जाते हैं मराकेश, कासाब्लांका, वहाँ पे जो हसन मॉस्क है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बादशाह फौत हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक ऐसी मस्जिद बनाऊंगा जो आधी ज़मीन पे होगी और आधी पानी पर होगी, और ये इतनी इंटरेस्टिंग मस्जिद है कि इसको वाकई में अलहदा भी कवर करना चाहिए। उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि क्योंकि अल्लाह का अर्श पानी पर है, तो मैं चाहता हूँ ज़मीन पे भी हो ये और अर्श पर भी, मतलब कि ये पानी पर भी हो। पानी पर तो ये बड़ी प्यारी उसने एक लोगों के लिए रखी, इसमें एक वो अट्रैक्शन। फिर जो इसने उन्होंने गुंबद बनवाया वो इतना टॉल था, लेकिन टॉल की एक लैंग्वेज नहीं इसने शामिल की। वो है कि आप देखने के गुंबद की 2 लेयर्स हैं, स्क्वायर शेप में ऊपर जाता है और ऊपर जाके एक छोटा स्क्वायर और उसको ऊपर लेके जाता है। मॉडर्न तमाम टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऐसे ही बनती हैं। वहां से पता चला कि हम जो पाकिस्तान में मीनार देखते हैं जो एक मखसूस अंदाज में शुरू होते हैं और नुकीले हो जाते हैं, लेकिन इनमें लेयर्स ऐड वो करते गए। और इसके ऊपर ये इतना ऊंचा मीनार है, इसके ऊपर एक टॉर्च लगी, एक लेजर लगी हुई है जो मक्का की सिमत की तरफ रात को निशानदेही करती है। अच्छा। और तकरीबन 30 किलोमीटर तक वो लेजर नजर आती है, और ये भी कई 30 किलोमीटर? जी, बहुत बहुत फासला है, और कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर से ये मीनार नजर आना शुरू हो जाता है। तो मराकश की मस्जिद फिर वही बात की अफ्रीकन रीजन में है, और आयशा ने हमें सवाल पूछा था कि इतनी बुलंद व बाला मस्जिद, क्या शहर में कोई तकिया ना था और कि बाकी गम खत्म हो गए थे? इसके बनने में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि ये डोनेशंस पर बनी थी, और लोगों ने डोनेशंस एज लो एज उस वहाँ की करेंसी के 5 रुपए या 5 दीनार भी दिए। अच्छा। और हर आदमी को सर्टिफिकेट दिया जाता था कि तुम्हारा हिस्सा हम मस्जिद में शामिल कर रहे हैं। और मस्जिद के बनाने की बड़ी वजह यह थी कि याद रखी जाए कि क़यामत वाले दिन भी मराकश को याद रखा जाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद थी। फिर हम आ जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की तरफ, जो हम कवर कर चुके हैं। उसका जो मीनार है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है, जामे अल जज़ायर का, फ्रेंच तरह से जिसको हम पुकारे, जामे अल जज़ायर का। सो वो दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है, 890 मीटर्स टॉल, विच इज अच्छा। इसमें जो उस टाइम के रूलर्स थे उनकी भी एस्थेटिक्स और उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती थी? बिकॉज वी हैव विटनेस्ड के इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बड़े कमाल किस्म के ऐसे हुक्मरान आए हैं जिनकी अपनी एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी थी चीज़ों को लेकर, फन तामीर को लेकर। तो इसमें इनका कितना हिस्सा है और उस वक्त के जो माहिर तामीर है उनका कितना हिस्सा है? आप देखिए कि जो हसन मॉस्क है वो भी एक फ्रेंच डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाई गई, और उस ज़माने में जो हसन थे, जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, उन्होंने इसको अपनी निगरानी में बनवाया। ऐसे जब हम आते हैं अलजायर की तरफ, वो भी उस ज़माने की हुकूमत ने मिलकर अपनी उसमें बनाया, और सबके पीछे एक अजमत का ख्वाब होता है कि हमने अपने दौर में एक बहुत अजीम शान प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। गुंबद और मीनार का क्या ताल्लुक है? क्या लाज़िम मलजूम है, या अगर दोनों में से एक भी हो तो मस्जिद या फिर उस लैंडमार्क की जो एक सिग्निफिकेंस है वो पूरी हो जाती है? आप देखें, हमने एक मस्जिद कवर की जो कि ज़ेरे ज़मीन थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, बल्कि ना अगर मीनार बन जाता तो मस्जिद ना बचती। तो इबादतगाह के तौर पे ये चीज़ें एसेंशियल, जिसे हम फलसफे में कहते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अहम बात क्या है कि वो इबादतगाह ये ना हो कि वो किसी और तरह की बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाए, उसको मुनफरिद रखने के लिए जरूरत के तहत शुरू हुआ था गुंबद और मीनार, लेकिन अब जरूरत नहीं है, तो फिर लेकिन अब ये हमारी कल्चरल वैल्यू, अब हमारी कल्चरल वैल्यू को ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द रिसर्च दैट यू शेयर विद अस। ज़बरदस्त की मुख्तलिफ मीनारों की क्या हैसियत है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से, और इसमें 3 बड़े अहम मीनार हमने आपके साथ आज शेयर किए। उम्मीद है हमारी मालूमात आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली अब आपको कराची लिए चलते हैं, जहाँ पर रेहान भाई मौजूद हैं। रेहान भाई आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पर हमें लेकर जाते हैं। आज वो 10 साला फलक की रोज़ा कुशाई में पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर क्या माहौल है, फलक कितनी एक्साइटेड है, कितना उसको रोज़ा लग रहा है, ये रेहान भाई से जान लेते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के एक बहुत बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट के अंदर, और आए चंडीगढ़ रोड पे ये वाक़या है। और एक छोटी सी बच्ची है 10 साल की फलक, उसने आज पहला रोज़ा रखा है। वो अपनी मामा के साथ यहाँ पे आई है रोज़ा खोलने के लिए, और पहले रोज़े को वो और उसकी मामा जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनसे चल के पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है माशाल्लाह। आप बताइए फलक का पहला रोज़ा जो है वो कैसा रहा? फलक का पहला रोज़ा ये रखवाना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि छोटी हैं तो मुश्किल से सोकर उठी, और फिर खाया भी थोड़ा मुश्किल से। प्यार से ये बोलकर खिलाया कि अगर रोज़ा रखना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। बस ये मुश्किलात सुबह सहरी में पेश आई। बाकी पूरा दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तंग नहीं किया, क्योंकि छोटी है तो बस ये थोड़ा कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है, 1-2 दफ़ा बोला, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम रह गया है तो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब्र देता है भाई रोज़े के अंदर।
और पहला रोज़ा, रोज़ा कुशाई जो होती है वो ये होती है कि जब कोई इंसान मुकम्मल रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा, तो जाहिर है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो आपका दिल चाहा, प्यास लगी रोज़े में? जी थोड़ी सी लगी थी। मम्मा ने भी बोला था कि रोज़ा तोड़ लो पानी पी के, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा पहला रोज़ा था। रमज़ान का महीना कैसा लगता है आपको? अच्छा होता है, उसमें अल्लाह ताला की इबादत करने में मजा अच्छा लगता है। तो और क्या खास बात है रमज़ान की? रोज़ा रखने में मज़ा आता है। कोई खास बात आप कहना चाहती हैं माशाल्लाह इसके रोज़े के हवाले से, और उन मदर्स से जिनके बच्चे अब रोज़ा नहीं रख रहे अभी, लेकिन वो उनको हौसला देने के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं। बस खास बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे ख्वाहिश करते हैं तो उनको ट्राई ज़रूर करने देना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र से जो रोज़ों की आदत होती है वो पक्की हो जाती है। और वही आपकी बात है कि जैसे जब रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला खुद सब्र देता है। तो जनाब ये थी फलक से हमारी मुलाकात उनकी रोज़ा कुशाई के ऊपर। और आप देखें कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है ये हार भी पहना हुआ है फूलों का, और ये बड़ी अच्छी लग रही है। और मुझे फलक जो है वो बड़ी फ्रेश लग रही है रोज़ा रखने के बावजूद भी। तो इससे तो मुझे अपना रोज़ा याद आ गया, पहला रोज़ा जो है वो हम तो बड़ा उस वक्त भागते थे रोज़े से कि भाई सारा दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने रोज़े रखे तो हमें रोज़ा रखने का मज़ा आने लगा। रोज़ा रखने का मज़ा होता है, इंसान अल्लाह ताला से अपने आप को खुद बहुत करीब महसूस करता है, और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। माशाल्लाह क्यूट सी फलक, उनका पहला रोज़ा, और क्या ज़बरदस्त तरीके से मंजर कशी हमने की, रोज़ा कुशाई फलक की हुई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है। हमारे लिए रेहान भाई कितना अच्छा जेस्चर है ना, जितने भी बच्चे पहली दफ़ा रोज़ा रखते हैं, अब ये तो फलक की ज़िंदगी में डॉक्यूमेंट हो गया ना, होल लाइफ जब तक वो मतलब रोज़े रखेगी याद करेगी। आप भी अपने बच्चे का ऐसा कोई भी सीन जो आपको लगता है उसने पहला रोज़ा रखा है उसको शूट करें, 1-1.5 मिनट की वीडियो में भेजें, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब एक क्विक ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद वी स्टिल कमिंग बैक। आई होप आप हमारे साथ। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस ब्रेक के दौरान कराची और उसके मज़ाफ़ात में भी अज़ान मगरिब यानी वक्त इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 22 रोज़े जो हैं वो तकमील तक पहुँच चुके हैं। एंड वंस अगेन आखिरी अशरा चल रहा है। जहन्नुम की आग से बचाव के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, और हमारी तो पूरी कोशिश होती ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आएँ, ऐसे मेहमान आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए आसानियाँ बताएँ और आपकी रहनुमाई भी कर सकें। उनमें से एक सिलसिला जो हमारा चलता है वो होता है मौलाना इमरान बशीर साहब के साथ, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी इबादत के अंदर खुशू खुजू जो है वो लेकर आ सकते हैं। और जहाँ तक इबादत की बात आती है तो सिर्फ ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि दिल की हाज़िरी बड़ी ज़रूरी है, अखलास बड़ा ज़रूरी है। और नमाज के बारे में कहा जाता है ये तभी मौसर होती है जब इसमें खुशू खुजू हो, बंदा खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुजूर हाजिर समझे। तो इस मामले के ऊपर हम बात करें। कल भी हमने नीयत का तज़किरा किया था। नीयत तो रूह है हर चीज़ की ना, कि अल्लाह की रज़ामंदी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन तसीह नीयत के साथ अगर कोई भी अमल करेंगे तो उसकी कबूलियत है यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। तो इसी पे आज मौलाना से हमने बात करनी है। मौलाना बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस अहम मौजू पे हम आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो खुशू खुजू और ये जो रूहानी कैफियत है, जो कनेक्टिविटी है बेसिकली आपकी इबादत की रूह के लिए, ये कैसे पैदा की जाए? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिस है, कोई अमल है ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर इबादत मकबूल ठहरे और उसका एसेंस हमारी शख्सियत के अंदर भी नज़र आए? ये कैसे मुमकिन है? रमज़ान के अंदर हमें कसरत से जिन अमाल को करना चाहिए, एक तो नमाज को जानदार बनाना चाहिए। ये बड़ा मुबारक महीना है नमाज को जानदार बनाने का ख़ास तौर पे, और उसको नमाज को कसरत से के दो मतलब हैं। एक है कि नवाफिल की मिकदार बढ़ा दी जाए, नहीं, दूसरा मतलब है कि मिकदार कम हो, मेयार आला हो जाए। मिसाल के तौर पर रुकू और सजदे की तस्बीह हम आम तौर पे 3 दफ़ा पढ़ते हैं, इसकी बजाय हम इसको 11 दफ़ा पे लेके जाएं। और रुकू से जब खड़े हों रब्बाना समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब कहें, तो इसमें यह तसव्वुर बन है कि मेरे रब ने मेरी सुन ली, और एहतमाम से तसल्ली से खड़े होकर फिर सजदे में जाएं। हदीस पाक में आता है अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही तआला व हुवा साजिद, इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के जो करीब होता है वो जब साजिद होता है ना, तो वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अच्छा, नीयत के बारे में जैसे इमरान ने कहा, हमने कल भी बात की थी, लेकिन एक मरतबा फिर से ज़रा अहमियत बताए कि इबादत के अंदर नीयत की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और अखलास नीयत इबादत के असरात को क्या वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और बहुत ज़रूरी है। बुखारी की पहली हदीस जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेकर आए हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी हदीस जो लेकर आए, कलिमतान खफीफतान कलिमतान हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कि दो कलिमे ऐसे हैं कि जो ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़े महबूब, ठीक है, और अल्लाह के यहाँ बड़े वज़नी हैं। वो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इन दोनों हदीसों की आपस में मुताबिकत क्या है, मुनासबत क्या है? तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, जिनसे हमने यह हदीस पढ़ी, फरमाया कि अगर नीयत ठीक हुई तो सुबहान अल्लाह भी अल्लाह के ख़जानों से बड़ा कुछ दिलवा देगा, और अगर नीयत ठीक ना हुई तो सारी बुखारी पे अमल कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक शख्स, कज़मान नामी शख्स था, ओहद के मौके पे इतना पेश 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 कि सारे सहाबा देख रहे हैं कि इस जैसी जुर्रत तो कमाल की जुर्रत है, और हत्ता कि वो करते करते दुनिया से चले गए। बताया गया कि अल्लाह के रसूल कज़मान शहीद हो गया। आपने फरमाया शहीद नहीं हुआ, वो अल्लाह को नाराज़ करदा हुआ, वो जहन्नुम में गया है। तो वजह पूछी, या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था, वो इसलिए लड़ रहा था कि मेरे कबीले का, मेरा नाम रोशन हो, मेरे कबीले का नाम रोशन हो। इसलिए हदीस पाक में आता है, मन सामा युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक। जो नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात रियाकारी के लिए करता है, लोगों को दिखलावे के लिए करता है, तो मैं ये शिर्क की तरफ जा रहा है। तो अपनी नीयतों को ख़ास तौर पर हमें साफ रखने की इस माह मुबारक में ज़रूरत है। इंसान अपने कौलो फेल, सोच और अमल की अगर बात करें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी कैसे पैदा करे, वो क्या अमल है ताकि जो ज़िंदगी है वो हकीकी बंदगी का सरचश्मा बन सके और उससे हमें फ़ायदा हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला नीयत के बारे में ख़ास तौर पर पूछेंगे। इसका पूछा जाना है, इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कल क़यामत में इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक पूछा जाना है कि तुम्हारी नीयत क्या थी, अज़म क्या था, इरादा क्या था। किरामन कातिबीन इधर बैठे हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से जो सहीफ़े महफूज हो रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं वो भी मौजूद है, और जिस ज़मीन पे हम कोई नेकी कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं वो भी महफूज है। इसलिए सच्चे दिल से जो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन से भी वो चीज़ें मिटा देता है। जिस ज़मीन पे गुनाह किया वो भी अल्लाह खात्मा फरमा देता है। नीयत खालिस करें और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मरना जीना, मेरी नमाज, रोज़ा, कुर्बानी, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए तो है। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं उस रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ जिसने ज़मीन व आसमान का निज़ाम बनाया, जिसने पैदा किया है। ये नमाज से पहले में खालिस नीयत करने का हुक्म दिया गया कि नमाज भी जब पढ़ें, रोज़ा रखें, सदका दें, खैरात करें। ला तालम शिमालुहु मा तुनफिक यमीनुहु। बाएँ को पता ना चले कि दाएँ ने खर्च क्या किया है। इस अंदाज में जब चलेंगे फिर देखें रब की क्या रहमत बरकत हासिल होती। बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान बशीर। हर रोज़ हमें नया तरीक़ा बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी इबादत जो है ना उनके अंदर खुशू खुजू भी पैदा करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी इबादत भी नाक़िस है। ये अल्लाह की ही करम नवाजी है कि वो उनको कबूल फरमा ले, और हमारी दुआ भी यही होती है। बाकी नीयत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बार बार बुनियाद है, एग्जैक्टली आमाल का दारोमदार जहाँ नीयतों पर है वहीं इबादत का दारोमदार जो है वो भी नीयतों के ऊपर ही है। एंड ये तजदीद हमारी करवाते रहते हैं मौलाना इमरान बशीर, बहुत शुक्रिया। आज वैसे ताक रात भी है, एहतमाम कीजिएगा दुआओं का, इबादत का, और हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।